हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर कोई ऐसा इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो लास्ट क्लास में नहीं आया था जिसकी पहली क्लास है ये? आप एक दो तीन, ठीक है। ऐसी लाइव में भी बता दो मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज पहली क्लास में है। अच्छा, जो बच्चे भी पहली क्लास में है, कोई लास्ट क्लास के अंदर हमने ऐसा कुछ डिस्कस नहीं कर लिया था जो आपका स्किप होगा और आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। मेजोरिटी बता देता हूँ, लास्ट क्लास पहली बात तो लगी हमारी 2 घंटे 10 मिनट की थी, क्योंकि इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम ये वो सब आई थी। तो 2 घंटे 10 मिनट की क्लास में जहां 1 घंटा 40 मिनट तो मैंने ये समझाया था हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट है कैसा, उसको पढ़ने में क्या दिक्कतें आएंगी, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होएगी और कॉमन डाउट्स। आधे घंटे हमने डिस्कशन करी थी एक्चुअली में जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के अंदर हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? इससे पहले कि हम आगे इनकम टैक्स में जाएं, मैंने आपको बोला था इनकम टैक्स निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए। पहली बात, आपको इनकम निकालनी है उस पर्सन की, दूसरी बात आपको इनकम टैक्स निकालना आना चाहिए। इनकम निकालनी ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मगर टैक्स निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो हमारे चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लेंगे हम। उसको पढ़ने में मात्र हमें 3 या 4 क्लासेस लगेंगी। टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं, मगर इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं ये लंबा चौड़ा काम है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, हर टैक्स के अंदर क्या होता है, एक टैक्सेबल इवेंट होता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ करता था, मैन्युफैक्चर। जीएसटी के अंदर आज की डेट में क्या है, सप्लाई। इंपोर्ट ड्यूटी में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी में एक्सपोर्ट। सिमिलरली इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है, इनकम। जब तक आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी, ध्यान देना, तब तक आपका इनकम टैक्स लग ही नहीं सकता। इनकम का मतलब क्या होता है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। मगर इससे पहले कल की क्लास में हमने एक चीज डिस्कस करनी शुरू करी थी, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। यानी अगर मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है तो किस किस जगह से मुझे पढ़ते रहना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी डिस्कशन में आया था, हमारे देश के अंदर कोई भी एक्ट अगर बनाना हो तो उसकी अल्टीमेट पावर कहां से निकल के आती है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है कौन सा एक्ट कौन बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसका नाम था आर्टिकल 265। सिंगल लाइन का आर्टिकल था, मगर बहुत बड़ी बात बोलता था। क्या कहता था, नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल के टैक्स नहीं लगा सकते। हर टैक्स लगाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक लॉ बनाना पड़ेगा। इसलिए टैक्स की डेफिनेशन भी हमने, अगर आपको याद हो, क्या पढ़ी थी, टैक्स इज द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी विच इज पेड बाय अ पर्सन टू द गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी मतलब किसी ना किसी एक्ट के अंदर होगी। फिर अगली बात आ गई थी, एक्ट बनाएगा कौन। ठीक है जी, एक लॉ के अंदर बनाएंगे, मगर एक्ट बनाएगा कौन, उसके लिए हम चले गए थे 7th शेड्यूल के पास। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर पावर किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसकी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाती है यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे। मगर हमने डिस्कस किया था, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उसी पार्टी के पास 50%, जिसकी पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेजॉरिटी होती है, क्योंकि उन्हीं के पास ही गवर्नमेंट होती है, तो आमतौर पे हम रफली बोल देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया, जबकि लॉ पास कौन करता है, पार्लियामेंट। सिमिलरली स्टेट लिस्ट के मैटर्स के ऊपर लॉ कौन पास करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। एंड कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर क्या होगा, सेंटर और स्टेट दोनों की बात चलेगी। हमारा इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट के अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। और टू बी प्रिसाइज कौन सी एंट्री थी, एंट्री नंबर 82। अगेन एंट्री नंबर 82 क्योंकि यूनियन लिस्ट में है, विच गिव्स द पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स टू हुम, टू पार्लियामेंट। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है तो क्या वो देश में अलग अलग होता है या पूरे देश के लिए एक जैसा ही होता है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया होता तो उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ स्टेट के अंदर होती। तो अगर बाय चांस ये जो पावर थी इनकम टैक्स की, ये स्टेट लिस्ट में होती, अगर होती, तो यूपी का अलग इनकम टैक्स होता, हरियाणा का अलग होता, दिल्ली का अलग होता, असम का अलग होता, बंगाल का अलग होता। मगर क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट यूनियन लिस्ट में लिखा है, एंट्री 82 में लिखा है, और पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाती है, बिकॉज ऑफ दिस हमारा ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने बनाया है। और अब मुझे एक बात बताओ, हम इस समय दिल्ली में बैठे हैं, क्या दिल्ली में जो इनकम टैक्स एक्ट लगेगा वही पूरे देश में लगेगा? द आंसर इज यस, देयर इज नो डिफरेंस। अगर एक इंसान तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, कहीं पर भी है, उस पे इनकम टैक्स एक्ट एब्सोल्युटली क्या रहेगा, सेम। रीजन, वो एक्ट किसने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है जी। तो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 ने बोला क्या था, अगेन सिंगल लाइन था, बट एक चीज ध्यान से बोली थी उसने, टैक्स ऑन एनी इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम।
यानी एंट्री नंबर 82 ने साफ साफ कह दिया था आप किसी भी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगा सकते हो, एक इनकम है जिसको गलती से भी टच मत करना, कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, अगर कोई एक्ट कुछ ऐसा कर दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। तो अगर इनकम टैक्स एक्ट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया तो टू दैट एक्सटेंड वो क्या बन जाएगा? अल्ट्रा वायर्स। तो अब हमें पहले ही पता है इनकम टैक्स में एक इनकम पे तो पक्का पक्का टैक्स नहीं लगेगा, कौन सी? एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगेगा। फिर अगला सोर्स हमारा क्या हो गया था? इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कौन से साल में बना था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये जो 1961 में एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट ने किया था। कैसे पास किया था? पहले लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने साइन किया और ये क्या बन गया? एक्ट बन गया। मगर क्या ये अभी तक वही का वही खड़ा है या इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आई होंगी? बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई होंगी। अमेंडमेंट्स आने के मैंने बताए थे दो तरीके होते हैं। एक तो एनुअल तरीका है जो हर बार कर होता ही होता है। बजट के अंदर एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। तो हर साल फाइनेंस एक्ट आता है और उस फाइनेंस एक्ट से क्या होती है? अमेंडमेंट होती है। फाइनेंस एक्ट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करता, वो जीएसटी में भी करता है, कस्टम्स में भी करता है, आरबीआई में भी करता है, सेबी में भी करता है, बैंकिंग रेगुलेशन में भी करता है। कल मैंने आपको फाइनेंस एक्ट 2022 दिखाया था, समरी में पता लग गया था, सब में अमेंडमेंट होगी। अच्छा, अब लेटेस्ट अभी कुछ दिन पहले फाइनेंस एक्ट 2022, मतलब अभी बिल है, एक्ट बन जाएगा, वो पास हुआ। क्या हमारे नवंबर 22 में वो एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो। हमें पढ़ना है अप टू फाइनेंस एक्ट 2021। ठीक है जी, नवंबर वाले बच्चों को, मई 23 वाले बच्चों को अप टू कहां तक पढ़ना पड़ेगा? फाइनेंस एक्ट 2022। ठीक है जी, हमारी जो बुक्स मिलेंगी वो नवंबर 22 के हिसाब से दूंगा। उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2021 तक की अमेंडमेंट होगी। कोई बच्चा मई 23 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अलग से अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2022 की बाद में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। वैसे नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने तो वो फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ लिया है ना, तो नॉलेज के लिए जहां जहां अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2022 ने, नॉलेज के लिए आपको बताता रहूंगा, बट वो आपकी बुक में प्रिंटेड नहीं होगी और मैं लिखवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं बुक में प्रिंट कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नॉलेज एक अलग चलती रहेगी, मगर बुक के अंदर सिर्फ वही लिखा होगा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस एक्ट, क्या कोई और तरीका भी है दो फाइनेंस एक्ट के बीच में भी कि हम इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर सकते हैं? यस। उसके लिए आ जाता है टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये हर साल आता है या नीड बेसिस पर आता है? नीड बेसिस पर आता है। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ गई जिसके लिए आप बजट तक वेट नहीं कर सकते तो टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ले आइए। 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था, 2021 में भी आया था, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाना पड़ा। तो हमें इनकम टैक्स एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट एंड एज अमेंडेड बाय टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट करना है। ठीक है जी। सर एग्रीकल्चर स्टेट तो लगा ही सकता है सर, सेंट्रल। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है सर एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि एंट्री 82 ने बोल दिया इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। ऐसा लॉजिक क्या है इसका? क्या लॉजिक है कि एग्रीकल्चर इनकम को हमने बाहर कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ तो सोचा होगा ना। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर, और इनफैक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे मैटर्स की पावर उन्होंने कहां दे रखी है? स्टेट लिस्ट में। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता, मगर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्या स्टेट गवर्नमेंट्स अपना कोई टैक्स लगा सकती हैं? यस, एंड कुछ स्टेट्स में लगता भी है। मंडी टैक्स नाम का एक टैक्स है, काफी सारी स्टेट्स लगाती हैं। तो जो मंडी टैक्स है वो ध्यान देना, जिन जिन स्टेट्स में लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, वो वहां का स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया होगा, इसीलिए उसको हम यहां नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती हैं, बट दैट इज नॉन ऑफ आवर कंसर्न, क्योंकि हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब अगला सोर्स क्या है? ये तो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 तो यहां पर ही आ गया। अगला सोर्स क्या है? नेक्स्ट सोर्स इज इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो अब मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड रूल्स? एक्ट और रूल्स के अंदर क्या फर्क होता है? एक्ट किसने बनाया था? पार्लियामेंट ने। एक्ट रूल्स कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा, सर कल तो आप बार बार बोल रहे थे हमारे देश के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमारे लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। गवर्नमेंट तो जो एग्जीक्यूटिव होती है उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए होती है। तो अब गवर्नमेंट कहां से रूल बनाने लग गई? अब मुझे एक बात बताओ, जब आप सबने 12th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मैनेजमेंट के अंदर जिसे बोलते हैं डेलीगेशन, पढ़ा था मैनेजमेंट वाले में।
डेलीगेशन के एडवांटेजेस बताओ, डेलीगेशन के डिसएडवांटेज बताओ। व्हाट इज डेलीगेशन? अगर मेरे पास कोई पावर है, वो मैं अपनी पावर किसी को डेलीगेट कर सकता हूं, अपने किसी सबऑर्डिनेट को। अब पार्लियामेंट के पास पावर है क्या करने की? एक्ट बनाने की, किसी भी लॉ को बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन पावर किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को। अब पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बनाना शुरू किया, उसने हर सेक्शन के अंदर क्या शुरू कर दिया? बताना शुरू कर दिया, ये चीज टैक्सेबल करेंगे, ये चीज टैक्सेबल नहीं करेंगे, एंड सो ऑन। क्या कुछ ऐसे मैटर्स होंगे जहां पर कुछ छोटी मोटी चीजें बतानी होगी, जहां पर पार्लियामेंट ने कहा होगा यार हमारा टाइम मत वेस्ट करो? क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था पार्लियामेंट बहुत बिजी है, पूरे साल पहली बात तो लगती बहुत कम है, और जब लगती है वहां पर भी क्या होती रहती है? एडजॉर्न होती रहती है। तो हर चीज के ऊपर पार्लियामेंट का हमसे पूछने आ जाओ, ये नहीं चल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इनकम टैक्स में या किसी भी टैक्सेशन लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न का। आपने सुना होगा ना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स रिटर्न? कभी सोचने की कोशिश करो, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? फाइल करनी होती है ये पता है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न इज नथिंग, इट्स अ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर डिपार्टमेंट को आपसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ऑफ कोर्स आपके घर के बारे में तो नहीं चाहिए उसको इंफॉर्मेशन, उसको आपकी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ताकि वो आपकी इनकम निकाल सके। वो इंफॉर्मेशन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपसे मांगता है, और जब आप इंफॉर्मेशन उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में देते हो, उसे क्या बोल देते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। अगर ये रिटर्न ना होती, मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, आप में से कुछ बच्चों ने एडमिशन कराया होगा आके फेस टू फेस, तो हमारे यहां पर स्टाफ ने आपसे एक फॉर्म भरवाया होगा, शायद भरवाया था, या आजकल भरवाना बंद कर दिया उन्होंने? भरवाया था। कुछ से कुछ कह रहे हैं भरवाया था, कुछ कह रहे हैं नहीं। हमने प्रोसीजर तो बनाया था, मैंने चेक नहीं किया, आज तक भरवाते नहीं। अब वो फॉर्म क्यों बनाते? टिपिकली कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे इतना पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में जो बच्चा आया उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, फोटो होनी चाहिए, ताकि कल को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहां बैठे हो, हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी? तो ये इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको, आप जिस दिन एडमिशन कराने आओ, मैं आपको कागज दे दूं और मैं कहूं अपनी इंफॉर्मेशन लिख दो, और उस कागज खाली ब्लैंक कागज हो, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे? नाम भी लिख देंगे, फोन नंबर भी लिख देंगे, पेरेंट्स नेम भी लिख देंगे, पेरेंट्स का फोन नंबर भी लिख देंगे, एड्रेस भी लिख देंगे, फाउंडेशन के मार्क्स भी लिख देंगे, सब लिख देंगे। जो सर ने इंफॉर्मेशन मांगी दे दो सारी। कुछ बच्चे क्या करेंगे? नाम बस, ये लो। मैं कहा फोन नंबर दे दो, कहते नहीं प्राइवेसी इशू। पेरेंट्स का नाम बता दो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? पेरेंट्स का फोन नंबर दे दो, पागल हो गया? पागल, पेरेंट्स का नंबर देंगे। अगर मैं खाली कागज दे दूं, आप सब जो इंफॉर्मेशन दोगे अलग अलग दोगे, तो मैंने कहा खत्म करो काम, एक फॉर्म बना दो, जो जो इंफॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है मैं मांग लूंगा तुमसे। उस फॉर्म के अंदर आपका वेट, आपकी हाइट नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है। उस फॉर्म के अंदर शायद आपकी 12th क्लास की मार्क्स मांगे जाएंगे, आपका फोन नंबर, आपके पेरेंट्स का फोन नंबर, आपका एड्रेस मांगा जाएगा, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आपकी वेयर अबाउट्स हमारे पास होनी चाहिए। जब मैंने आपको फॉर्म दे दिया और आपने वो फॉर्म भर दिया, दिस इज अ काइंड ऑफ रिटर्न दैट यू हैव सबमिटेड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जो इंफॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में, वो एक फॉर्म दे देता है। उस फॉर्म को आप भर के जब फाइल करते हो, उसे क्या बोल दिया जाता है? इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न के अलग अलग फॉर्म नंबर होते हैं, हर इंसान के लिए अलग अलग है। अगर आपकी सैलरी इनकम है सिर्फ, तो अलग फॉर्म नंबर है। सैलरी के साथ बिजनेस भी करते हो, अलग है। बिजनेस के साथ साथ आपके पास डिविडेंड भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, अलग। मतलब डिपेंडिंग ऑन कितनी इनकम्स हैं, हमने फॉर्म थोड़े कॉम्प्लिकेटेड करते गए। जिसकी कम इनकम उसका फॉर्म सिंपल, जिसकी ज्यादा इनकम उसका फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड। अब ये फॉर्म नंबर डिफाइन कर रखे हैं और इसकी एक ड्यू डेट भी डिफाइन कर रखी है। अब हर साल कुछ नई इंफॉर्मेशन डालनी होती है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मांगता है, या जो ड्यू डेट होती है, जिस दिन तक ये रिटर्न फाइल करनी होती है, आखिरी दिन कुछ दिक्कत आ गई, कनेक्टिविटी इशू आ गया, वेबसाइट डाउन हो गई, इस डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर ये फॉर्म नंबर, फॉर्म का फॉर्मेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, सोच के देखो, मैं सब एक्ट में लिख दूं अगर, और इसको अगर अमेंड करना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। अगर सब कुछ एक्ट में होता, एक फॉर्म के अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करनी है, एक फॉर्म के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालना है, अगर वो फॉर्म का फॉर्मेट अगर एक्ट में लिखा है, तो उस केस के अंदर पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। अगर एक रिटर्न की ड्यू डेट 31 जुलाई है, आपको 5 दिन एक्सटेंड करनी है, 5 अगस्त तक करनी है, 5 दिन एक्स्ट्रा देने हैं। उन 5 दिनों को देने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट तो अत्यंत बिजी है। तो पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट कहती है ऐसा करो, एक्ट में जो मेन चीजें हैं वो हम बता देंगे, और जो सब्सिडरी चीजें हैं जहां पर हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद कर सकते हो, सर पार्लियामेंट अपनी पावर किसको डेलीगेट कर देती है? गवर्नमेंट को। तो रूल्स आर नथिंग, दे आर अ फॉर्म ऑफ
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो मेन लेजिस्लेचर है उसने आपको डेलीगेट कर दी। पार्लियामेंट का कोई एक्ट है उसके अंदर डेलीगेट करके रूल्स बनाने की पावर किसके पास आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली कोई एक्ट अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो जब वो पावर डेलीगेट करेगा तो वो किसको देगा, आगे स्टेट गवर्नमेंट को देगा। हम अभी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, तो इनकम टैक्स रूल्स बाय डिफॉल्ट आप बता सकते हो किसको पावर डेलीगेट की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है और रूल्स में अल्टीमेटली एक्ट में दी गई डेलीगेटेड पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। एक्ट ये बता देगा किसको रिटर्न फाइल करनी है और वो कहेगा कब फाइल करनी है, रूल्स में देख लो। कौन से फॉर्मेट में करनी है, रूल्स में देख लो। एक्ट ये बता देगा किसको रजिस्ट्रेशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन कौन से फॉर्म में लेनी है, कितने दिन में लेनी है, इतने दिन में नहीं लोगे तो क्या होगा, ये सब किस में बता देगा, रूल्स में। और वो पावर किसको मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना देगी। अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताओ, एक्ट पास करना आसान है या रूल्स बनाने आसान है? एक्ट के लिए पार्लियामेंट का जाना पड़ेगा, दोनों हाउसेस के अप्रूव कराना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से साइन कराना पड़ेगा, जबकि रूल्स सिर्फ कौन पास कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जब रूल बनाती होगी तो बोल के बनाती है या लिख के बनाती है? वचन तो शासन है नहीं हमारे देश के अंदर, हर चीज लिख के चलेगी। तो इसके लिए रूल्स बनाने के लिए एक चीज आती है जो शायद आपने सुन रखी हो, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस क्या करती हैं, जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डेलीगेटेड पावर को एक्सरसाइज करना होता है तो वो क्या इशू करती है, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन इज नथिंग, इट इज द रिटन फॉर्म ऑफ समथिंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू से। तो हर रूल को बनाने के लिए क्या आती है, नोटिफिकेशन। रूल को अमेंड करना है किसके थ्रू आती है, नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफिकेशन का रूल्स बनाने का प्राइमरी सोर्स क्या हो गया, नोटिफिकेशन। अच्छा, नोटिफिकेशन रिटन फॉर्म में आएगी तो सरकार क्या करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने गेट पे छाप देगी कि यहां आके पढ़ लो, या कोई ना कोई तरीका होगा और ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन सारी कहां पर जाती हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। पहले एक जमाने में ऑफिशियल गैजेट जो होता था वो रिटन फॉर्म में बनता था और ओपन टू ऑल होता था, सारे डिपार्टमेंट्स में होता था। तो ऑफिशियल गैजेट सारे डिपार्टमेंट लिख लेते थे, आप जाके चेक कर सकते थे। आज की डेट में ऑफिशियल गैजेट भी क्या होता होगा, ऑनलाइन। तो जो भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को देनी है, गवर्नमेंट वो नोटिफिकेशन कहां देगी, ऑफिशियल गैजेट में। और उस नोटिफिकेशन के थ्रू आप एक नया रूल लगा सकते हो, एक रूल को डिलीट कर सकते हो, एक रूल को क्या कर सकते हो, अमेंड भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रूल, एक चीज रूल में लिखी है, क्या रूल में कोई लिखी हुई चीज एक्ट से कंफ्लिक्ट में हो सकती है या नहीं हो सकती? क्या रूल में लिखी हुई चीज ऐसी हो सकती है जो एक्ट से कंफ्लिक्ट हो? द आंसर इज नो। सिंपल सी बात है, रूल्स आर अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जिसने आपको पावर डेलीगेट करी, क्या आप उसके अगेंस्ट जा सकते हो? द आंसर इज नो। ये सिंपल सी बात है। मान लो आपकी क्लास में इस समय बैठे हैं, मान लो मुझसे कोई मिलने आया, मैं इस क्लास से बाहर गया, ठीक है जी। अभी तक इस क्लास में मेरा राज चल रहा है, ठीक है, आई एम दी पावर। मैं जाते जाते इनको बोल गया कि जब मैं क्लास में ना हूं ना तो बच्चे शोर ना मचाए, तुम देख लेना, ठीक है। मैं 15 मिनट बाद आया, इनकी लड़ाई चल रही थी किसी के साथ। मैंने कहा भाई क्यों लड़ रहे हो? इन्होंने कहा आपने कहा था सर देख लेना। मैंने देख लिया। मैंने कहा कैसे देख लिया? सर बात कर रहा था, मैंने दो जड़ दिए। मैं अब थप्पड़ मार दिया। अब मान लो इन्होंने किसी को थप्पड़ मारा तो सामने वाला चुप बैठेगा? नहीं, वो सामने वाले ने वापस मार दिया, लड़ाई होगी। तो मैं बताओ पहले तो किसको डांटू, जो बात कर रहा था, या पहले इनको बोलूं? मैं इनको बोलूंगा भाई मैंने तेरे को कहा था तू उतनी पावर एग्जीक्यूट करियो जितनी पावर मेरे पास है। जब मेरे पास पावर नहीं है किसी को हाथ लगाने की, तो तुम्हारे पास पावर कहां से आ गई? वो जमाने बीत गए जब स्कूल के अंदर पीटीआई टीचर आता था, टाइम पास करते करते 2-3 लोगों को पीट के चला जाता था। मुझे नहीं पता आजकल तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, हमारे जमाने में तो पीटीआई टीचर हमारे स्कूल का दादा होता था। वो ऐसे निकलता था सवेरे सवेरे, और जैसे क्लास के बाहर कोई हैंड्स अप करके खड़ा है, छोटी मोटी पनिशमेंट मिली है, वो आते जाते 2-4 को पीट देता था अपना डर बनाए रखने के लिए। अब वो सब नहीं होता। अब टीचर को सीधी सी बात है पावर नहीं है कि बच्चे को हाथ भी लगा सको। जब मेरे पास पावर नहीं है हाथ लगाने की, तो तुमने कैसे लगा दिया? तो दैट मीन्स एक्ट ने एक चीज बोली, क्या रूल उसके अगेंस्ट जा सकता है? द आंसर इज नो। रूल्स कैन नॉट बी इन कंफ्लिक्ट विद द एक्ट। अगर रूल में कोई चीज लिखी है जो कि एक्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो वो रूल क्या बन जाएगा? अल्ट्रा वायर्स द एक्ट। जैसे एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायर्स नहीं हो सकता, वैसे रूल एक्ट के अल्ट्रा वायर्स नहीं हो सकता। इफ अ रूल इज अल्ट्रा वायर्स द एक्ट, इट इज नल एंड वॉइड। बात खत्म। क्या सर कभी ऐसा रूल बना है जो एक्ट के अल्ट्रा वायर्स है? यस। बहुत बार सरकार क्या करती है, रूल बना देती है विदाउट इवन थिंकिंग कि सेक्शन ने पावर दी भी है या नहीं दी है।
अब जो आमतौर पे लोग पढ़ते हैं वो तो रूल फॉलो करने लग जाते हैं, मगर जिनको लड़ाई करने का शौक है, मतलब जिनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स की पूरी टीम है, वो क्लाइंट क्या करते हैं, वो डायरेक्टली उस रूल को चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं ये रूल ही सही नहीं है। जैसे एक बहुत फेमस केस आया था, सर्विस टैक्स जब लॉ हुआ करता था, सर्विस टैक्स रूल बनाया गया था जहां पर डिपार्टमेंट के पास ऑडिट की पावर थी। किसी के प्रीमाइसिस पर डिपार्टमेंट के लोग ऑडिट करने आए, उसने ऑडिट नहीं करने दिया, भगा दिया उनको। उसने कहा मैं नहीं घुसने दूंगा। डिपार्टमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश करी, उसने कोर्ट में जाके बोल दिया सर्विस टैक्स रूल्स के अंदर रूल में पावर कहां से आई है, एक्ट में तो पावर ही नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में एक्ट में पावर थी नहीं ऑडिट की, किसी ने कभी रियलाइज ही नहीं किया, कोई सेक्शन ही नहीं था जिसने ऑडिट के जिक्र किया था। तो तुमने रूल्स के अंदर पूरा ऑडिट का चिट्ठा खोल दिया, रूल ऑडिट ऐसे होगा, ये करेगा ऑडिट का। उसने कहा रूल में ऑडिट करने की पावर आई कहां से। एंड एक बड़ी फेमस जजमेंट आई कोर्ट की, कोर्ट ने बोला यस तुम सही कह रहे हो, ऑडिट करने की पावर ही नहीं है। तो जितने ऑडिट चल रहे थे पूरे देश के अंदर वो क्या हो गए, अल्ट्रा वायर्स हो गए। तो बड़े ध्यान से सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि रूल की लैंग्वेज वही हो जो एक्ट के साथ साथ चले। अगर रूल ने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया जो कि एक्ट ने पावर नहीं दी थी, जो कि सेक्शन से कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में चला गया, तो रूल्स क्या हो जाएंगे, अल्ट्रा वायर्स। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा मैं आपका डिस्कशन करूंगा, कुछ ऐसे रूल्स पहले आ गए जिनके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्ट में अमेंडमेंट बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली करनी पड़ी। जीएसटी में ऐसे केसेस ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, बट ये फंडामेंटल प्रिंसिपल अपने ध्यान में रख लेना, रूल्स कैन नॉट ओवरराइड दी एक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट सोर्स हमारा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का काम क्या है प्राइमरीली, पहला काम तो नोटिफिकेशन का क्या हो गया, नोटिफिकेशन का काम हो गया कि नए रूल लाना, पुराने रूल्स को डिलीट करना, जो एग्जिस्टिंग रूल्स है उनको मॉडिफाई करना। बट क्या नोटिफिकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ रूल में चेंज करते रहना ही है या और भी कुछ काम है? अब मैंने आपको बोला एक्ट कई बार पावर क्या कर देता है, डेलीगेट कर देता है। अब वो जो डेलीगेटेड पावर है, जरूरी नहीं है हर केस में रूल बनाकर ही एक्सरसाइज हो। सरकार को लगता है इसके लिए रूल बनाना है तो वो रूल बना देती है। अगर सरकार को लगता है इसके बारे में बस रूल में क्या बनाना है इस चीज के लिए, ये तो एक वन ऑफ चीज है जो मुझे बतानी है, तो सरकार उस डेलीगेटेड पावर को डायरेक्टली कहां लिख देती है, नोटिफिकेशन। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्ट ने किसी चीज को करने की पावर गवर्नमेंट को दी है तो पक्का पक्का गवर्नमेंट रूल ही लाएगी। गवर्नमेंट सिर्फ नोटिफिकेशन लाएगी, उस नोटिफिकेशन के अंदर ही उसके बारे में बता देगी, उस नोटिफिकेशन के थ्रू कोई नया रूल ना बनाए, ये भी हो सकता है। तो नोटिफिकेशन रूल्स में अमेंडमेंट भी करती हैं, नए रूल्स भी लाती हैं, और नोटिफिकेशन स्टैंड अलोन भी कई बार होती हैं जो अगेन कुछ ना कुछ बताएंगी, विच आर ए फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है जी। तो डेलीगेटेड हमारे दो तरह के हो गए, इनकम टैक्स रूल्स और आगे क्या आ गई, नोटिफिकेशन। अच्छा, जब जब मैं बोल रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये लेट्स बी क्लियर, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? क्या ये जो अपने पीएसयूज हैं इन्हें गवर्नमेंट बोलते हैं? अगर रेल मैं बात करूं एलआईसी की, एलआईसी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है? इट मे बी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट इट इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी शेयर्स आज भी गवर्नमेंट के पास है बट इट इज नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? उसके सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री आती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री आती है, वो सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज, उनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, टैक्स में जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आएगा तो कौन सी मिनिस्ट्री डील कर रही होगी? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है जी। तो जब जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूं, टू बी प्रिसाइज, मैं कौन सी मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं? फाइनेंस मिनिस्ट्री। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्ट्री सिर्फ टैक्सेशन देखती होगी या और काम भी करती है? और भी काम भी करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को या किसी को भी, आप हो या देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हर इंसान को दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या पैसा आ रहा है और क्या पैसा जा रहा है। एज ए इंडिविजुअल मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं महीने में कहां कहां से कमाता हूं और महीने में कहां कहां खर्च करना पड़ता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एंड व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दो डिपार्टमेंट बना रखे हैं, एक डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, दो अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनका नाम से पता लग रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस डिपार्टमेंट का काम है एक्सपेंडिचर को देखना, इस डिपार्टमेंट का काम है रेवेन्यू को देखना। मुझे बताओ, टैक्सेशन कौन सा डिपार्टमेंट डील करता होगा, रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर? हमारे लिए एक्सपेंडिचर है मगर सरकार के लिए तो क्या है, रेवेन्यू। कल मैंने बोला था फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो टू बी प्रिसाइज, जब जब हम कह रहे हैं कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन करेगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू।
अब ये भी कल हमने पढ़ा था, टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो सरकार को ये पता होना चाहिए कितनी रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से आ रही है, कितनी इनडायरेक्ट टैक्स से आ रही है। और मैंने कल ये भी बताया था दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप ये कहो कि इनकम टैक्स आता है तो मुझे जीएसटी आता होगा, या जीएसटी आता है तो इनकम टैक्स आता होगा, नहीं, दोनों अलग अलग टैक्स हैं, दोनों के टैक्सेबल इवेंट ही अलग है, दोनों में सोच ही अलग है। तो एक ही डिपार्टमेंट के लोग दोनों टैक्स गवर्न कर पाएंगे या दोनों को एक्सपर्टीज चाहिए होगी? एक्सपर्टीज। तो उन्होंने आगे फर्दर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टैक्स के लिए, एक है सीबीडीटी, एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड, ये सारा कुछ बुक में लिखा मिलेगा, लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड, आई क्या होगा, ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सर कस्टम्स क्या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता? होता है, बट क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने आईसी कर दिया। इसका रीजन क्या है, पहले ना ये सीबीईसी होता था एक जमाने में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सर्विस टैक्स जब आया तो सर्विस टैक्स के आने के बाद भी इसका नाम बदला नहीं इन्होंने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ही था इसका नाम, ऑल्दो सर्विस टैक्स भी यही गवर्न करता था। फिर 2017 में सर्विस टैक्स भी गया, एक्साइज भी गया, और रह क्या गया, कस्टम्स तो रह गया। तो इन्होंने कहा अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस करें तो आम जनता सोचेगी तो सिर्फ जीएसटी का है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आमतौर पे आपके मुंह से क्या निकलता है, जीएसटी। कस्टम के बारे में कोई सोचता नहीं, तो इन्होंने जस्ट टू क्लैरिफाई अपना नाम क्या रख दिया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सी स्टैंड्स फॉर कस्टम्स। अब मुझे बताओ, जब हम जीएसटी पढ़ रहे होंगे, बार बार गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो जीएसटी में गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, सीबीआईसी। बट अभी हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में जब जब मैं गवर्नमेंट बोलूंगा मतलब क्या है, सीबीडीटी। तो यू कैन से नोटिफिकेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आल्सो करेक्ट। आप बोल सकते हो नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सीबीडीटी, दैट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज सीबीडीटी गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्ट्री ऑफ क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर एक बोर्ड बना रखा है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में सोचना। ठीक है जी। अब हमारे अभी तक कौन कौन से सोर्सेज हो गए हैं? अभी तक हमारे सोर्सेज हो गए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर इनकम टैक्स एक्ट, उसको अमेंड करने के लिए फाइनेंस एक्ट, बीच में जरूरत पड़ गई तो टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, साथ साथ आपको क्या चलाने पड़ेंगे, इनकम टैक्स रूल्स, और साथ साथ क्या चलानी पड़ेगी, नोटिफिकेशन। अब नेक्स्ट सोर्स होता है सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्या भला होती है, जरा ध्यान से देखना। जब जब कोई एक्ट में या रूल में कुछ लिखा होगा, लॉ कहां पे लिखा होगा, एक्ट में लिखा होगा या फिर रूल में लिखा होगा, क्या उस लिखा किस वे में होता होगा, इंग्लिश में लिखा होता होगा। मोस्टली एक्ट हमारे देश के अंदर किस में है, इंग्लिश में। कुछ की कन्वर्जन हिंदी में भी की गई है, मगर मोस्टली गवर्न करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में क्या ही चलती है, इंग्लिश ही चलती है। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वहां तो इंग्लिश चलती है, मगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने हिंदी अडॉप्ट कर रखी है, जैसे कि राजस्थान, यूपी, इन स्टेट्स में जाओगे जो ऑफिशियल काम होते हैं वो मेनली किस में होते हैं, हिंदी में होते हैं। मगर क्योंकि इनकम टैक्स पार्लियामेंट का लॉ है, इसलिए यहां पर हर चीज क्या चलती है, इंग्लिश में चलती है। ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर ये एक्ट बनाया जाता है, तो जब एक्ट के अंदर या रूल में कोई लॉ लिखा होता है, उसको पढ़ने का तरीका, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या एक ही तरह की निकलती होगी या अलग अलग लोगों की अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी, अलग अलग। आपको एक लाइन में अगर प्रोविजन लिख दिया, उस लाइन को पढ़ने का तरीका मैं कहूंगा मैं ऐसे पढ़ रहा हूं इस लाइन को, आप कहोगे आप इस तरह से पढ़ रहे हो। अब इससे पहले कि आप सोचो सर लाइन पढ़ने का अलग अलग तरीका क्या होगा, एक ही तरीके से पढ़ोगे ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इनकम टैक्स में मान लो एक सेक्शन है जो कि कहता है अगर आपको गिफ्ट मिला किसी से और वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो गिफ्ट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये सेक्शन कौन सा है, कहां लिखा है, वो बाद में बात करेंगे। बट मैं कह रहा हूं लेट अस सपोज एग्जांपल के रूप में, इनकम टैक्स का एक सेक्शन कहता है एनी गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज या नॉट लेस देन 50,000 रुपीज शैल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। अब अगर मुझे गिफ्ट मिला है लेट से 1,30,000 रुपए का, मुझे किसी ने 1,30,000 रुपए का गिफ्ट दिया है, क्या ये मेरी इनकम में जुड़ेगा? यस। सवाल है 1,30,000 जुड़ेगा या 80,000 जुड़ेगा? अब आप एज ए टैक्स पेयर क्या करोगे, अपने फायदे की इंटरप्रिटेशन लोगे। आप कहोगे देखो लॉ में लिखा है एनी टैक्स इन एक्सेस ऑफ 50,000 इज टैक्सेबल। इन एक्सेस ऑफ 50,000 क्या हुआ, 1,30 में इन एक्सेस ऑफ 50,000 क्या, 80,000। तो आप बोलोगे 80,000 रुपए मेरी इनकम में जुड़ेगा। और डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट मतलब सीबीडीटी के अंदर नीचे ऑफिसर्स होते होंगे, सीबीडीटी के अंदर पूरी हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स होते हैं,
मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर होता है चीफ कमिश्नर, ये आपको जरूरत नहीं है मगर वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सबसे ऊपर चीफ कमिश्नर होता है, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, ठीक है, इसको प्यार से सीआईटी बोलते हैं, इनको सीसीआईटी बोलते हैं, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके नीचे आगे आते हैं जॉइंट कमिश्नर, जिनको प्यार से जेसी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला लेवल आता है डेप्यूटी, या फिर बीच में एक एडिशनल कमिश्नर भी आता है, एडिशनल कमिश्नर भी आएंगे बीच में, एडिशनल कमिश्नर, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर डेप्यूटी या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, जिन्हें हम एसीडीसी बोलते हैं, असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर। इसके बाद आते हैं सुपरिटेंडेंट्स, उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर्स। ये हायरार्की होती है सीबीडीटी के अंदर ऑफिसर्स की। आप जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कभी जाओगे, कुछ लोग बाहर ही बैठे होंगे डिपार्टमेंट के, कुछ लोग फाइल वाइल लेके आ रहे होंगे, कुछ को केबिन मिला होगा, फिर भी उनसे मिल सकते हो टाइम मांगते, और कुछ ऐसे होंगे जो इतनी आसानी से अप्रोचेबल ही नहीं होंगे, जिनके तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। क्या सारे सेम रैंक के होंगे? नहीं। सबसे पहले जो घूम रहे होंगे वो कौन होंगे? इंस्पेक्टर, जिनको बाहर क्यूबिकल मिल रहा है मगर जिनके पास पावर है, आमतौर पर जिनसे मिलना जुलना होता है वो कौन होते हैं? सुपरिटेंडेंट। फिर जो केबिन में बैठा होगा वो कौन होगा? असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। जो पूरे डिपार्टमेंट में एक अलग से केबिन बना होगा वहां पे जॉइंट कमिश्नर बैठा होगा। और ये लोग तो हर जगह बैठते ही नहीं, इनके तो पूरी पूरी स्टेट के अंदर लिमिटेड से होते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 4 असिस्टेंट, मान लो 4 कमिश्नर होंगे, पूरे नॉर्दर्न रीजन में 1 चीफ कमिश्नर होगा, इस तरह से बनाए। तो हायरार्की ड्रिवन बना दिया हमने पूरा। तो अब आपको अलग अलग ऑफिसर से डील करना है। आप अच्छा, ये ऑफिसर बनने का तरीका क्या होता होगा? जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, अगर ये ऑफिसर बनना है, सीए करके होते हैं, एलएलबी करके होते हैं, फिर क्या करना पड़ता है? यूपीएससी के एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है जी। यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद वो जो आईएएस होता है ना, जैसे आईपीएस होता है, ऐसी आईआरएस होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के एग्जाम क्लियर करते हो तो आप इस डिपार्टमेंट में जाते हो, और आपकी पहली पोस्टिंग होती है असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर की। तो सर ये नीचे वाले कौन होते हैं? ये नीचे वालों के अलग एग्जाम होते हैं, स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं। तो जो लोग सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, मुखर्जी नगर चले जाओ, सारे लाइन में आपको सरकारी वाले ही मिलेंगे कि हाँ कोई ना कुछ कर रहे होंगे, वो टिपिकली इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब मैं ये कह रहा था, एग्जाम्पल क्या ले रहा था, मैंने 80,000 रुपए अपनी इनकम में दिखाए, मगर मेरा जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर था, याद रखना जो भी हमारा जुरिस्डिक्शनल का मतलब क्या हुआ, हर ऑफिसर की एक जुरिस्डिक्शन डिफाइंड होगी। मैं अगर लक्ष्मी नगर में बैठा हूं तो जिस ऑफिसर की लक्ष्मी नगर में पावर है वो मेरा क्या बन गया? जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। अच्छा, आपका घर लेट से नॉर्थ दिल्ली के अंदर है तो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अलग होगा, किसी और का घर हरियाणा के अंदर है तो उसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर अलग होगा। हम जब भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बोलेंगे, इनकम टैक्स में वर्ड यूज करेंगे एओ। एओ का मतलब है असेसिंग ऑफिसर। जब जब मैं इनकम टैक्स के अंदर एओ या असेसिंग ऑफिसर बोलूंगा, इसका मतलब सीबीडीटी का वो ऑफिसर जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आते हो और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चेक करते रहना कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ईमानदारी से सब कुछ दिखा रहे हो या नहीं दिखा रहे। जो आपकी चेकिंग कर सकता है, जो आपसे सवाल पूछ सकता है, वो कौन है? आपका असेसिंग ऑफिसर। अच्छा, जो बच्चे अर्ली बैच वाले हैं, जीएसटी में भी जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होता था मगर उसे एओ नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? पीओ। जीएसटी एक्ट बार बार वर्ड क्या यूज करता है? पीओ, प्रॉपर ऑफिसर। इनकम टैक्स वर्ड क्या यूज करता है? एओ, असेसिंग ऑफिसर। मतलब दोनों जगह सेम है, मगर क्योंकि एक्ट में वो वर्ड यूज्ड है तो जीएसटी में बार बार पीओ वर्ड यूज करूंगा, इनकम टैक्स में बार बार वर्ड क्या यूज करूंगा? एओ। तो मेरे जुरिस्डिक्शनल एओ ने कहा आपने गलत किया है जी, आपने गलत किया है, आपने लॉ गलत इंटरप्रेट किया है, 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो पूरा गिफ्ट टैक्सेबल होना चाहिए। अच्छा, पहले हमारे देश के अंदर क्या होता होगा, क्या सारे लोगों की इनकम टैक्स और इनकम ऑफिसर आगे निकालते होंगे, या पहले वो आपको कहते होंगे कि आप डिक्लेयर करो फिर हम चेक करेंगे? ऑफिसर तो आएगा नहीं मेरे घर, इनकम आओ जी मैं आपकी इनकम निकाल के दूं। करोड़ों लोग हैं हमारे देश के अंदर, तो पहले हम क्या करते हैं? आपको मौका देते हैं, इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैसे होती है? हम कहते हैं आपकी जो भी इनकम है
आप खुद ईमानदारी से हमें डिक्लेयर करो, और किस फॉर्म में डिक्लेयर करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी इनकम की सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। तो देश के अंदर जितने लोगों की भी इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती थी, सबने सेल्फ असेसमेंट करके अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी। मैं मान के चलता हूं देश में ऐसे 10 मतलब 15 करोड़ लोग हैं, मान लो अभी जो एग्जैक्ट डेटा आया 30 करोड़ लोग हैं ऐसे जो लोगों ने रिटर्न भरी है। देश में 30 करोड़ लोगों ने अपनी इनकम की सेल्फ असेसमेंट करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी। ठीक है जी, आई एम नॉट सेइंग उन्होंने टैक्स पे किया या नहीं किया, मगर रिटर्न उन्होंने बताई कि हाँ हमारी इतनी इनकम बनती है, उस इनकम पे टैक्स बनता है तो ये टैक्स पकड़ लो, अगर उस पे टैक्स नहीं बनता तो हमने सिर्फ रिटर्न में आपको बता दिया। अब क्या मुझे बताओ, सारे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स मिलाकर भी क्या इन 30 करोड़ लोगों की रिटर्न सही फाइल हुई है, या उन्होंने कुछ इनकम छिपाई है, कुछ चीज गलत दिखाई है? क्या 100% लोगों की चेकिंग हो सकती है? हर साल करना है ये काम। 30 करोड़ लोग अगर सबकी चेकिंग करने बैठ गए, 100% चेकिंग करने बैठ गए, नॉट पॉसिबल। अच्छा, अगर आप 100% लोगों की चेकिंग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? स्कूल में याद करो, जब टीचर को तुम्हारी कॉपी चेक करनी होती थी और टीचर के पास टाइम नहीं होता तो सबकी कॉपी चेक करने के लिए, तो टीचर क्या करती थी? वो पीछे वालों की कॉपी मंगा लेती थी। उसे पता होता यहां पर क्या है, नलायक कौन कौन से हैं, या ना भी पता हो वो रेंडमली टीचर आती थी क्लास में, या वो पीटीआई को बुला लेती थी टीचर को। अगर पीटीआई तो फ्री होते थे पीटने के लिए, वो तो आ जाते थे कभी भी, ठीक है, तो वो पीटीआई को बुला लेती, वो कहते थे हाँ भाई 5-6 बच्चे चुनेंगे रेंडमली, उसके अंदर चुनेंगे, जरूरी नहीं जो चुनेंगे उन्होंने होमवर्क नहीं किया होगा, कुछ ने होमवर्क नहीं कर रखा होगा, जिन्होंने नहीं कर रखा होगा उन्हें कूट देंगे, और जिनको पीट देंगे मतलब या कुछ एग्जाम्पल उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, उनके पेरेंट्स को बुला लेंगे, इस डर से कि मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, मेरे घर वालों को तो नहीं बुला लिया जाएगा, मुझे रेस्टिकेट तो नहीं कर दिया जाएगा, आप अगली बार ईमानदारी से अपना होमवर्क करके आओगे। यही फंडा चलता था, यही चीज डिपार्टमेंट करता है आपके साथ। डिपार्टमेंट कहता है हम कुछ सारे लोगों का तो कर नहीं पाएंगे, तो हम 5-6% लोगों को पकड़ेंगे ऑन एन एवरेज। देश में जितने लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं उनका 5-6% लोगों को हम सिलेक्ट करके उनकी क्या कर देंगे, रेगुलर असेसमेंट कर देंगे। रेगुलर असेसमेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिनके अंदर ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपकी फाइल की गई रिटर्न में प्रूफ मांग सकते हैं। तो आपने अपनी रिटर्न के अंदर अगर डेटा गलत दिया था, इनएक्यूरेट दिया था, कुछ दिखाना भूल गए थे, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा और उसमें पाया गया कि आपने अपनी इनकम छुपा रखी है, तो अब वो क्या करेगा, जल्दी से बताओ? जो डिफरेंशियल इनकम मिली उस पर जो डिफरेंशियल टैक्स है वो ले लेगा। मान लो मैंने अपनी इनकम 5 लाख दिखाई थी, ऑफिसर ने ढूंढा 15 लाख है, तो 10 लाख की जो इंक्रीमेंटल इनकम है उस पर जो भी टैक्स बनता है वो ले लेगा। सिर्फ टैक्स लेके छोड़ देगा? अगर छोड़ देगा तो, अगर तुम सिर्फ बच्चे को पकड़ के ये कह दो बेटा होमवर्क करके नहीं आए, कर करके आना, तो वो बच्चे कहेंगे बड़ा सही है, पकड़े जाओ तो फिर क्या होता है, अगले दिन होमवर्क करके आना होता है। इसे अच्छा ना ही करो, पकड़े गए तो अच्छे से क्या होगा, होमवर्क करके आना पड़ेगा। साथ साथ वो क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। वो कहेगा ये टैक्स तुम्हें दे देना चाहिए था पहले और अब तुम दे रहे हो, अब तो साथ साथ हमें क्या दो, इंटरेस्ट, क्योंकि तुमने जो चीज पहले देनी थी वो अब दी है। और साथ साथ क्या लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। हाँ जी, नहीं मैंने बता दिया मैडम को, सिर्फ ये चेंज होगा। हाँ बस फिर बाकी। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, तो हमने डिफरेंशियल इंटरेस्ट ले लेगा ऑफिसर मुझसे, साथ साथ इंटरेस्ट ले लेगा और साथ साथ क्या ले लेगा, पेनल्टी भी ले लेगा। अब और पेनल्टी, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं टैक्स लेट पे करता हूं, चलो ये बात बाद में करेंगे, टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी ले लेगा मुझसे, तो अब इस डर से कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ेगी और पेनल्टी काफी हैवी होएगी, जितना टैक्स होगा ना लगभग उतनी पेनल्टी हो जाएगी, तो मैं इस डर से क्या करूंगा, सेल्फ असेसमेंट ईमानदारी से करूंगा। क्योंकि अपने आसपास जब मैं देखूंगा इस इंसान के ऊपर रेगुलर असेसमेंट हो गई, इसने अच्छा खासा टैक्स चोरी कर रखा था, एक ही बारी में सरकार आई और इससे सारा टैक्स ले गई, तो इस डर में आप ईमानदारी से क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आई थी, यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी रेड हुई थी किसी बिजनेसमैन के यहां और इतने 100 करोड़ रुपए निकले। ठीक है जी, अच्छा वो पीयूष जैन, ठीक है, उसने आगे बोला था बड़े चौड़ में टीवी में, मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा था, नहीं सही था या वेबसाइट पे, आजकल तो मुझे ऑनलाइन ना कुछ विश्वास ही नहीं होता कि वो सही भी न्यूज है या नहीं, बट मैंने कहीं पढ़ा ऑनलाइन, आई कांट वेरीफाई। उसने ये बोला कि जल्दी से मुझसे टैक्स लो और निकलो यहां से। उसने बोला कि 4 दिन से मेरे प्लेस पे बैठे हैं, मुझसे जो टैक्स बनता है लो और निकलो यहां से। उसको कोई समझाए कि भाई सिर्फ टैक्स नहीं लेंगे अब तेरे पास,
अब टैक्स के साथ साथ क्या लेंगे तेरे से? इंटरेस्ट। चलो ले लो यार, इंटरेस्ट ले लो, कितना ले लोगे? मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। इंटरेस्ट 1% पर मंथ होता है, तो साल का कितना हो गया? 12% हो गया। 12% लो, निकलो यहां से। वो कहते हैं रुको, अब हम क्या लेंगे? पेनल्टी भी लेंगे। पेनल्टी बहुत हैवी होएगी, और पेनल्टी वो डेटरेंट होएगी। अब मान लो उसकी 500 करोड़ की इनकम छुपाई हुई निकली, तो 500 करोड़ के ऊपर टैक्स कम बनेगा। ऑब्वियसली हाईएस्ट टैक्स रेट हमारे देश में 30% है, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट वो इसलिए चौड़ में बैठा, 30% लो, निकलो यहां से। हम कहेंगे बेटा रुक, तेरी पेनल्टी लगाएंगे, और पेनल्टी इतनी हैवी लगाएंगे, लगभग तेरा पूरा 500 करोड़ ही ले जाएंगे। टैक्स का 3 गुना पेनल्टी लगाई जा सकती है, जितना आपका टैक्स बनता है ना, उसके 3 गुना पेनल्टी लगाई जा सकती है। अच्छा, उसने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, अमीर लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा चलो 500 करोड़ रुपए गए तो गए, पकड़े गए, कमाए थे, पकड़े गए तो पकड़े गए, चलो कोई नहीं, मैंने कुछ और भी छुपा रखे हैं, इनके हाथ में नहीं आए, ठीक है। मगर सरकार ने कहा रुको, इसके बाद एक और चीज होगी, प्रोसिक्यूशन। व्हाट इज प्रोसिक्यूशन? प्रोसिक्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ पर्सन बिहाइंड द बार्स। अगर तुम कोई रूल तोड़ो, फाइनेंशियल लॉ के अंदर कुछ भी तोड़ो, तुमसे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो ले लेंगे, बट अगर हर इंसान पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लगाए, फिर भी क्या इस देश में किसी को डर होगा? नहीं। एक अमीर पर्सन, एक बहुत अल्ट्रा रिच पर्सन है, आपने सुना होगा ना वो कहावत, पैसा तो हाथों की धूल है। वो कहेगा पैसा तो हाथों की धूल है, सीधी सी बात है। अगर मैं पकड़ा गया, थोड़ी सी धूल दे दूंगा तुम्हें। टैक्स चाहिए, ये लो। इंटरेस्ट चाहिए, ये लो। पेनल्टी चाहिए, ये लो। थोड़ी सी, हाथ साफ हो गए, चलो। मगर हम कहेंगे बेटा ये धूल अपने पास रख, हम तेरे को क्या करेंगे? प्रोसिक्यूट। तो प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजंस हमारे टैक्सेशन लॉ में हैं। अगर आप एक सर्टेन लेवल से ज्यादा की टैक्स इवेजन करते हो, तो आपको प्रोसिक्यूट भी किया जा सकता है, ठीक है जी। और ये क्योंकि इतने सारी चीजें रख रखी हैं इस रेगुलर असेसमेंट के में, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, इस डर से ईमानदार लोग क्या करेंगे? सेल्फ असेसमेंट क्या करेंगे? ईमानदारी से करेंगे। तो एक ना, ये चीज मैंने पहली क्लास में क्यों बोल दी? क्योंकि मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं ना, चाहे मैं जीएसटी पढ़ाऊं या इनकम टैक्स पढ़ाऊं, एक सवाल मेरे पास बहुत आता है। जब भी मैं लॉ पढ़ाऊंगा ना, इससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल है, एक सवाल आता है, सर सरकार को कैसे पता लगेगा? कोई भी प्रोविजन पढ़ाऊंगा, बच्चा ये बोलेगा सर सरकार को कैसे पता लगेगा मैंने ये किया या नहीं किया? तो उसका आंसर पहली क्लास में बता दिया मैंने, एक ही आंसर है। आपको वो चीज, अगर वो प्रोविजन अप्लाई हो रहा है, तो आपको सेल्फ असेस करना पड़ेगा। सेल्फ असेस कर दोगे तो अच्छी बात है। अगर रेगुलर असेसमेंट में फंस गए बाय चांस, चांसेस हैं बच जाओगे, चांसेस हैं होमवर्क नहीं करके आए थे, बच गए उस दिन, मगर जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन तुम्हारे साथ ये होगा। तो इस डर के कारण जो भी प्रोविजन लॉ में लिखे हैं वो आपको क्या करने चाहिए? फॉलो, ठीक है जी। तो अच्छा, ये कहानी सारी मैंने बीच में मिक्स कर दी, कहानी कुछ और चल रही थी, कहानी सर्कुलर की चल रही थी, साथ साथ ऐसे मिक्सिंग करके हमारा कौन, देखो पहली ना मैंने आपको बोला था टैक्स हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट पहली 1 क्लास 1.5 क्लास आपकी थ्योरेटिकल जाएगी, क्योंकि मैं ना सीधा पढ़ाना, सीधा क्वेश्चन कराना शुरू नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरा एक ओवरऑल आइडिया देना चाहता हूं टैक्स के बारे में। तो आज की क्लास के एंड में ना मैं कंक्लूड कर दूंगा जो जो सारी डिस्कशन करी कि हमारे चैप्टर कौन कौन से हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो आज वाली क्लास थोड़ा आपको थ्योरेटिकल लगेगी, क्योंकि आपने जिंदगी में कभी टैक्स पढ़ा नहीं है, और मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं पहले एक बार आपको ओवरऑल आइडिया देता हूं, फिर जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आगे पीछे कनेक्टेड, ठीक है। तो अब सवाल यह था कि मैंने 1,30,000 का गिफ्ट लिया। होता क्या है प्रोसिक्यूशन? प्रोसिक्यूशन होता है जब आप केस फाइल, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है टैक्स इवेजन का, फिर एक जज के सामने प्रूव किया जाता है कि आपने ये टैक्स इवेजन करी है, और अगर आपने टैक्स इवेजन करी है तो आपको सर्टेन जेल का टर्म डिफाइन कर रखा है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो वो जेल आपको कर दी जाती है, वो कोर्ट में जज अनाउंस करता है आपको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। मजे की बात है, ये सारे प्रोविजन हमारे सीए इंटर में नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सीए इंटर का सिलेबस क्या है वो अभी आपको पता लगेगा। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सीए फाइनल। सीए इंटर पता है कहां तक है? मैंने आपको बोला था थोड़ा सा पार्ट हमने इनकम टैक्स का डाला है, सीए इंटर सिर्फ यहां तक डील करता है, सेल्फ असेसमेंट तक। वो कह रहा है सीए इंटर में ईमानदार बच्चे आए हैं, उनको सेल्फ असेसमेंट तक पढ़ाओ। चोरों की कैटेगरी सारी कहां है? सीए फाइनल में। आर्टिकलशिप जाके जाते हैं, तो वो फिर उनके दिमाग में ये चलता है चोरी चोरी चोरी, वो इसलिए कहते हैं अभी, तभी मैंने कहा था मेरी क्लास पवित्र मंदिर है, यहां पर कल बोला था ना मैंने, पवित्र मंदिर इसलिए क्योंकि हम सेल्फ असेसमेंट तक पढ़ने वाले हैं। सेल्फ असेसमेंट के बाद, चोरी करने के बाद क्या होगा मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, बट आप मुझे बोलो सर रेगुलर असेसमेंट के कौन कौन से सेक्शन है, कब तक ऑफिसर मांग सकता है, क्या क्या डिटेल मांग सकता है, हमारी पे पेनल्टी कितनी लगेगी, प्रोसिक्यूशन कब हो सकती है, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दे आर इन सीए फाइनल।
तो हम सिर्फ सेल्फ असेसमेंट तक पढ़ेंगे। हाँ, इंटरेस्ट हमारे साथ साथ है मगर सेल्फ असेसमेंट तक ही है, ठीक है। अच्छा, बात तो कर ही नहीं पा रहा यार, मैं बात क्या कर रहा था, मैं कह रहा था मैंने 1,30,000 की गिफ्ट लिया, मैंने अपनी सेल्फ असेसमेंट में क्या किया, 80,000। ऑफिसर ने बाय चांस रेगुलर असेसमेंट में मेरा केस पकड़ लिया, उसने कहा 1,30,000 आए हैं, आपने 80,000 क्यों दिखाए। मैंने कहा देखो जी, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि 50,000 से एक्सेस वाला मैंने 80 दिखाया। ऑफिसर कह रहा है आई डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन। मेरी इंटरप्रिटेशन तो क्या है, पूरा 1,30,000 टैक्सेबल होगा। तो मैंने कहा क्या करोगे, उसने कहा मैं ऑर्डर पास कर रहा हूं, इस ऑर्डर को पास करने के बाद जो भी 50,000 के ऊपर, 50,000 की कम इनकम दिखाई ना, इस 50,000 के ऊपर जो भी टैक्स बनता है, टैक्स अभी निकालना नहीं आता तो अभी मोटा मोटा 30% मान लो आप, ठीक है जी। टैक्स 15,000 का बन गया, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है और जो पेनल्टी बनती है वो मुझे पे कर दो, ठीक है जी। अब एक तरीका तो यह है कि मैं मान जाऊं, एक तरीका यह है अगर मैं पीओ के इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है अपील में जाने का। क्या कोई अपील का होता है या एक ही पर्सन होगा बस उसने जो बोल दिया वही बोल दिया। हमारे देश में अपील का होता है ना, तो अपील का ऑप्शन होगा। अभी मैं अपील की बात बाद में करता हूं। तो मैंने मान लिया और मैंने ये तीनों चीजें पे कर दी। अपील की बात अभी थोड़ा साइड में करते हैं, तो बहुत सारी आपस में चीजें मिक्स हो जाएंगी। हमने ये पे कर दिया, चलो जी, मैंने आज से सुन लिया कि अब कोई भी मुझे गिफ्ट देगा, अगर वो गिफ्ट 50,000 से ज्यादा होगा, लेट से अगले साल 70,000 का गिफ्ट मिला, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने सीख लिया कि अगली बार से अपने रिटर्न में क्या करना है, 70,000 दिखाना है। एक दिन आप मुझसे मिले, आपने कहा यार मुझे ना इस साल ऐसी 2 लाख का गिफ्ट मिल गया रिश्तेदारों से, तो मैंने इसमें से क्या कहते हैं 1.5 लाख अपने रिटर्न के अंदर दिखा दिया। मैंने कहा रुक 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 भाई, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें 2 लाख दिखाना चाहिए। आपने कहा नहीं, मैं तो हर साल जब मुझे गिफ्ट मिलता है। क्या हो गया, किसको चाहिए मेरे से मिलना? हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, हाँ, आपने मुझे बोला कि मैं तो हर साल गिफ्ट रिसीव करता हूं और उसमें से 50,000 लेस करके दिखा देता हूं। तो मैंने कहा तुम्हारे जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने, तुम हरियाणा से हो मान लो, तुम्हारे जुरिस्डिक्शनल हरियाणा वाले ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर ने कभी कुछ कहा नहीं तुमने? आपने कहा नहीं, मेरी तो पिछले साल ही रेगुलर असेसमेंट हुई है। मैंने ऑफिसर को बोला 50,000, वो मेरी इंटरप्रिटेशन से मान गया। अब आपका ऑफिसर आपकी इंटरप्रिटेशन से मान गया, मेरे ऑफिसर ने क्या बोला कि नहीं पूरा जुड़ेगा, और दोनों ऑफिसर हैं किसके, सीबीडीटी के। तो मैं अपने ऑफिसर के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा देख हरियाणा वाला ये बोल रहा है, वो कहेगा मैं क्यों मानूं हरियाणा वाले की, हरियाणा वाला कहेगा मैं क्यों मानूं दिल्ली वाले की। एक ही सीबीडीटी के अलग अलग ऑफिसर, सवाल ये है क्या अलग अलग इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? यस, अलग अलग लॉ को अलग अलग इंटरप्रेट करेंगे और हम वैसे ही परेशान है टैक्स को लेकर, हम और परेशान हो जाएंगे। हम कहेंगे यार ये अजीब चीज है, एक ही सीबीडीटी, एक ही पार्लियामेंट, एक ही उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की, उसके आगे जो ऑफिसर्स बैठे हैं अपनी अपनी चला रहे हैं। एक कह रहा है पूरा टैक्सेबल करो, एक मान रहा है 50,000। आपका विश्वास ही उठ जाएगा सरकार से। आप कहोगे कुछ नहीं पड़ा जी, टैक्स देने में चोरी कर लो, इससे अच्छा तो वो आपका रोल मॉडल ही वो बन जाएगा जो 500 करोड़ की चोरी करके यूपी में पकड़ा गया। आप कहोगे समझदार इंसान तो ये है, हम तो पागल हैं सारे के सारे, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, तो आपका विश्वास उठ जाएगा। और सीबीडीटी नहीं चाहता कि आपका विश्वास उठ जाए। तो अब ये सारे ऑफिसर्स किसके अंडर आते हैं? सीबीडीटी। इन सारे ऑफिसर्स का बाप कौन? सीबीडीटी। अब बचपन याद करो, बचपन में आपका जो भी भाई बहन, जो भी सिबलिंग है, आप जब गली मोहल्ले में सड़क पे लड़ रहे होते थे गली के अंदर, तो आपके घर वाले आपको सड़क से उठाकर लेके आते थे कि बाहर मत लड़ो, लड़ना है तो अंदर लड़ो। कहते थे लड़ना है अंदर लड़ लो, अंदर एक दूसरे को पीट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लड़ोगे तो इज्जत खराब होती है हमारी, अंदर लड़ो। सीबीडीटी भी ऑफिसर्स को ये कहता है बाहर जाके लड़ोगे, मतलब अलग अलग इंटरप्रिटेशन दोगे तो लोगों का विश्वास खत्म होता है हम पे। जो लड़ाई करनी है इंटरप्रिटेशन की, अंदर करो। यानी विद इन सीबीडीटी अगर एक इश्यू ऐसा आया है जिसपे मार्केट में अलग अलग इंटरप्रिटेशन चल रही है, तो सीबीडीटी अपने ऑफिसर से ओपिनियन मांगता है। सीबीडीटी ने सारे ऑफिसर से ओपिनियन मांगा, दिल्ली वाले से भी मांगा, हरियाणा वाले से भी मांगा, सबसे मांगा। फिर सीबीडीटी के अंदर जो टॉप ऑफिसर्स बैठे हैं, जो चीफ कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स बैठे हैं, वो एक फाइनल अपना ओपिनियन बनाते हैं एंड वो सर्कुलर की फॉर्म में इशू कर देते हैं। उन्होंने सर्कुलर इशू कर दिया कि इस सेक्शन की इंटरप्रिटेशन हम ऐसे ले रहे हैं कि अगर कोई पर्सन 1,30,000 का गिफ्ट लेता है तो पूरा 1,30,000 टैक्सेबल होगा। यह सर्कुलर सीबीडीटी ने इशू कर दिया। मेरा सवाल यह, अगर एक डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर
सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू कर दिया, अब क्या हरियाणा वाला ऑफिसर और दिल्ली वाला ऑफिसर दोनों को माननी पड़ेगी या अब वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि दोनों सीबीडीटी के अंडर आते हैं। हरियाणा वाला ऑफिसर को भी यही इंटरप्रिटेशन माननी पड़ेगी और दिल्ली वाले को भी यही इंटरप्रिटेशन। तो सीबीडीटी जो सर्कुलर निकालता है ना, ध्यान देना, सर्कुलर लॉ बनाते नहीं है। यू डोंट मेक लॉ बाय सर्कुलर, यू ओनली क्लैरिफाई द लॉ थ्रू सर्कुलर। इसलिए कई बार सर्कुलर को क्लैरिफिकेशंस भी बोला जाता है। लीगली दे आर सर्कुलर, बट आम भाषा में कई बार उनको क्या बोल दिया जाता है? क्लैरिफिकेशन। क्योंकि द पर्पस ऑफ सर्कुलर इज नॉट टू मेक लॉ, द पर्पस ऑफ द सर्कुलर इज टू क्लैरिफाई द लॉ। यहां पर सीबीडीटी ने एक तरह से क्लैरिफाई किया है कि इस लॉ की इंटरप्रिटेशन ऐसे है, आप इसको ऐसे कर लेना। अब ये जो क्लैरिफिकेशन है ऑफिसर्स में सारे ऑफिसर्स को माननी पड़ेगी। अच्छा, सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दे दिया, उसने कह दिया 1,30,000 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ये सर्कुलर अब ऑफिसर को तो मानना पड़ेगा, क्या हम सबको भी मानना पड़ेगा या हम इस सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर? मैंने आपको बोला था रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट। सिमिलरली कैन अ सर्कुलर ओवरराइड समथिंग व्हिच इज रिटन इन द एक्ट एंड रूल्स? असली में प्रोविजन कहां लिखा है? एक्ट में लिखा है या फिर रूल्स में लिखा है? सर्कुलर सिर्फ क्या कर रहा है? सर्कुलर उसे क्लैरिफाई कर रहा है। सर्कुलर इज नथिंग बट द ऑफिशियल ओपिनियन, ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ सीबीडीटी। ये सीबीडीटी की इंटरप्रिटेशन है। ये जो ओपिनियन है, क्या हम सब पे भी बाउंड होगा, टैक्स पेयर्स पे, या हम इसे चैलेंज कर सकते हैं? हम चैलेंज कर सकते हैं। हम कोर्ट में जाकर क्या बोलेंगे? ये सर्कुलर अल्ट्रा वायरस दी एक्ट है, ये सर्कुलर अल्ट्रा वायरस दी रूल है। अल्ट्रा वायरस दी एक्ट और रूल का मतलब क्या हुआ? इस सर्कुलर में जो क्लैरिफिकेशन दे रखी है, जो ओपिनियन दे रखा है सीबीडीटी ने, असली में वो इंटरप्रिटेशन गलत है। असली में लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये इंटरप्रिटेशन नहीं, हमारी वाली इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। तो सर्कुलर, क्या आप सर्कुलर चैलेंज कर सकते हो? यस। क्या ऑफिसर सर्कुलर चैलेंज कर सकते हैं? नहीं। तो इससे पहले आप ये पूछो कि सर सर्कुलर का काम ही क्या है? अगर आप सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हो तो सर्कुलर का काम होता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना। सीबीडीटी सर्कुलर आपके और मेरे लिए नहीं देता। सीबीडीटी सर्कुलर किसके लिए देता है? अपने ऑफिसर्स के लिए। वो अपने ऑफिसर्स को कहता है ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, पूरे देश में हम यही स्टैंड लेंगे। हां, अगर किसी पर्सन को हमारे सर्कुलर से दिक्कत है, वो हमारे सर्कुलर को कोर्ट में जाके चैलेंज कर दे, और कोर्ट में आप ये नहीं कहोगे कि सर्कुलर में ये क्या है या क्या नहीं लिखा, आप कहोगे ये जो सर्कुलर है ये अल्ट्रा वायरस दी एक्ट है, अल्ट्रा वायरस दी रूल है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक्ट अल्ट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, रूल अल्ट्रा वायरस दी एक्ट नहीं हो सकता, और सर्कुलर अल्ट्रा वायरस दी एक्ट भी नहीं हो सकता, अल्ट्रा वायरस दी रूल्स भी नहीं हो सकता। जहां भी जिस भी चीज को वो क्लैरिफाई कर रहा है, वो रूल में लिखी है तो अल्ट्रा वायरस द रूल्स नहीं हो सकता, और एक्ट में लिखी है तो अल्ट्रा वायरस दी। आप सर्कुलर को चैलेंज कर सकते हो, मगर ऑफिसर इज बाउंड बाय दी सर्कुलर। और आप समझदार हो, जो सर्कुलर हमारे फायदे के लिए होते हैं हम कहते हैं बढ़िया। अगर सर्कुलर में लिखा होता 50,000 माइनस करने के बाद 80,000 टैक्सेबल कर दो, हम कहेंगे वाह बढ़िया। और अगर सर्कुलर हमारे अगेंस्ट जा रहे होते हैं टैक्स पेयर के, हर टैक्स पेयर तो चलो उसके पास इतने पैसे होते हैं सीए और लॉयर की फीस अफोर्ड करने के, बट जो बड़े बड़े टैक्स पेयर हैं, थिंक ऑफ अ बिग कंपनी जिसके पास पूरी टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की, तो बड़े बड़े टैक्स पेयर क्या करते होंगे? अगर वो किसी सर्कुलर उनके अगेंस्ट जा रहा है, वो उस सर्कुलर को क्या कर देते होंगे? चैलेंज कर देते होंगे। फिर कोर्ट डिसाइड करता है वो सर्कुलर सही है या नहीं है, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट सर्कुलर जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं वो कोर्ट में जाने से रोक देता है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन होती है किसकी? सीबीडीटी की। अच्छा, अभी सिलेबस की बात करूंगा। अगर हमारे सिलेबस में कुछ सर्कुलर आईसीआई ने इंप्लीमेंट कर रखे हैं, सर्कुलर तो बहुत आते हैं, तो हम उस सर्कुलर में ये नहीं कहेंगे आई डोंट एग्री विद दिस। आप स्टूडेंट हो, आप जो भी सर्कुलर आएगा वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आप क्या कर दोगे? उसे एग्री कर लोगे। जीएसटी में सीबीआईसी कुछ ऐसे सर्कुलर हैं, मैंने पढ़ाते समय अर्ली बैच में बताए भी थे। आई पर्सनली डोंट एग्री विद दोस सर्कुलर्स। जहां पे वो सर्कुलर आए थे मैंने जीएसटी बैच में बताया भी था कि मेरे हिसाब से ये सर्कुलर गलत है, बट संचित ग्रोवर को कोई नहीं पूछता। कौन पूछता है? अनलेस एंड अनटिल मैं सीबीआईसी सर्कुलर को चैलेंज करूं और कोर्ट में जाकर ये प्रूव कर दूं कि ये सर्कुलर गलत है, तब तक वो सर्कुलर रहेगा। तो आईसीआई के एग्जाम में जो सर्कुलर में लिखा है आप उसी को फॉलो करोगे। वहां पर ये चैलेंज करने मत बैठ जाना कि ये मेरे पे बाउंड नहीं है तो मैं बात नहीं मानता इसकी। आपके लिए इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ, बट प्रैक्टिकली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली लोग सर्कुलर इतना ध्यान नहीं देते। फायदेमंद वाले सर्कुलर अपने ध्यान में रख लेते हैं, जो अगेंस्ट होते हैं उनके सर्कुलर उन्हें क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारे जल्दी से बताओ सोर्सेज ऑफ लॉ कौन कौन से हो गए, एक बार फिर बुक से रीड करते हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट,
और उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स। ठीक है जी, एक और रह गया, अभी बताऊंगा, पहले इतना रीड कर लेते हैं। अपने जो नोट्स हैं एक बार खोलो। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसने बोला था। फिर एंट्री 82 भी पढ़ ली थी हमने। ठीक है, एंट्री 82 के बाद अगले सोर्सेस, इनकम टैक्स एक्ट 1961, द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये लॉ किसका है, पार्लियामेंट का, इसलिए मैंने बोला दिल्ली हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, हर जगह इनकम टैक्स सेम रहेगा। अच्छा, होल ऑफ इंडिया में आज से कुछ समय पहले तक कोई भी एक्ट लिखा होता था ना, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके या एक्सक्लूडिंग जेएनके अलग से लिखना पड़ता था। कहानी पता है पहले अलग से जेएनके के बारे में क्यों बोलते थे? एक आर्टिकल 370 नाम का आर्टिकल था 2019 से पहले, जो कि कहता था कोई भी पार्लियामेंट का लॉ है वो जेएनके स्टेट पे तभी लगेगा अगर जेएनके की स्टेट लेजिस्लेचर उसे क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी। जिन एक्ट को, जिन पार्लियामेंट के एक्ट्स को जेएनके की असेंबली ने अप्रूव कर रखा था, वहां पे लिखा होता था इंक्लूडिंग जेएनके, और जहां पे वो अप्रूवल नहीं देते थे वहां पे क्या लिखा होता था, एक्सक्लूडिंग जेएनके। अब क्योंकि आर्टिकल 370 को ही हटा दिया गया है, अब बाय डिफॉल्ट एवरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज आल्सो एप्लीकेबल टू जेएनके। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सर 2019 से पहले क्या इनकम टैक्स एक्ट जेएनके पे लगता था? यस, कोई परिवर्तन नहीं आया यहां पर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल लॉज आप जो पढ़ते हो दे वर इक्वली एप्लीकेबल ऑन जेएनके, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस ऑफ आर्टिकल 370 खत्म होने का ऑन आर थिंग्स, जो एक्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है जी, दिस एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, बना 1961 में था, आया 1 अप्रैल 1962 से था। दिस एक्ट कंटेन्स सेक्शन 1 से लेकर 298, सर मतलब 298 सेक्शन है हमारे। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा बहुत एक नॉलेज का चीज पूछता हूं, आप क्योंकि लॉ पढ़ के आए हो, फाउंडेशन पास करके आए हो, तो एक मान लो कोई भी सेक्शन ले लेता हूं, सेक्शन नंबर लेट से, अरे इसको क्या हो जाता है बैठे बैठे, सेक्शन नंबर 14 ले लेते हैं, चलो कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, सेक्शन 14 1 2 3, इन्हें क्या बोलते हैं आगे जो लिखा होता है? 14 सब सेक्शन 1, 14 सब सेक्शन 2, 14 सब सेक्शन 3। अच्छा, ये हो गया, और आगे इनको लिख दूं तो क्या होता है? 14(1)(a) और 14(1)(b), इसे क्या बोलते हैं? 14 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज है। अच्छा, क्या 14 का क्लॉज 1 बोल सकते हैं, या ये सेकंड लेवल का हमेशा सबसेक्शन ही होता है? कभी सोचने की कोशिश करिए। सेक्शन 2 को छोड़ के, चलो आपको लॉजिक पता हो या ना हो पता हो, पर उन्होंने बात ठीक करी है। सेक्शन 2 के अंदर शायद आपने सुना हो, आपको कभी बोला हो कि 2 के अंदर क्लॉज बोला करो, उसका रीजन पता है या बस ऐसी रट लिया कि 2 को क्लॉज बोलते हैं? डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन के अलावा कोई और सेक्शन ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर क्लॉज बोलते हो? तो मैं आपको फंडा बता देता हूं, पूरी जिंदगी याद रहेगा, हर लॉ के अंदर याद रहेगा, पैसे दिए तो पूरे वसूल करा देंगे ना आपके। तो सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज में क्या फर्क होता है? अगर किसी सेक्शन में जो आगे हमने पार्ट्स बनाए हैं 1 2 3 4, वो एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सब सेक्शन होते हैं। मान लो सेक्शन 14 किसी केस के अंदर मैंने बना दिया, लेट्स से सेक्शन 14, मैं 15 की बात कर लेता हूं, चलो सेक्शन 15 जीएसटी का सेक्शन 15 वैल्यू की बात करता है, जीएसटी का सेक्शन 15 वैल्यू की बात करता है, तो 15(1) के अंदर भी वैल्यू की बात है, 15(2) में भी वैल्यू की बात है, 15(3) में भी, 15(4) में भी, 15(5) में भी, पांचों पार्ट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सब सेक्शन। पर कई बार कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके आगे जो पार्ट्स बनाए हैं 1 2 3 4, वो अलग अलग चीजों की बातें कर रहे होते हैं, आपस में कुछ लेना देना नहीं है 1 और 2 का, वहां पर सबसेक्शन की जगह वर्ड क्या यूज किया जाता है? क्लॉज। अब मुझे बताओ, बचपन में मतलब फाउंडेशन में आपको जब बताया गया था कि सेक्शन 2 में क्लॉज होते हैं, सब सेक्शन नहीं होते, तो वो क्यों बोला गया था? क्योंकि सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का होता है उसमें 2 क्लॉज 1, 2 क्लॉज 2, 2 क्लॉज 3, क्या एक ही चीज को डील कर रहे होते हैं या अलग अलग? एंड फॉर दैट रीजन हम सेक्शन 2 में सब सेक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्लॉज। तो ऐसा कोई भी सेक्शन आएगा, मैं पूछूंगा, ध्यान देना, अभी थोड़ी देर बाद कुछ बताऊंगा, एक और सेक्शन बताऊंगा, आपसे पूछूंगा ऐसा कोई भी सेक्शन जहां पर सारे जो आगे सब पार्ट्स बना रखे हैं वो अलग अलग चीजों की बातें करें, वो एक ही चीज के बारे में बात ना करें, वहां पर सब सेक्शन की जगह हम क्या बोल देते हैं? क्लॉज। बाकी इट इज नॉट अ बिग डील, लिखने में एक जैसा ही है, बोलने में अलग है, बट आपको सारी जिंदगी के लिए पता होना चाहिए कहां सब सेक्शन बोलते हैं, कहां क्लॉज। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 14, मान लो अगर कोई सेक्शन है 40 क्लॉज ए, या एक सेक्शन है 40A, क्या इसका मतलब एक ही है?
क्या 40 ब्रैकेट में ए लिख दूं और 40A लिख दूं मतलब एक ही है? नहीं, 40 ब्रैकेट ए का मतलब होता है सेक्शन 40 का सब पार्ट, इट कैन बी अ सब सेक्शन, इट कैन बी अ क्लॉज। तो 40A 40B 40C इसका मतलब क्या है, हम सेक्शन 40 की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, उसके आगे ए बी सी पार्ट है, जबकि 40A 40B 40C अगर ऐसे लिखने लग गए इसका मतलब ये अलग सेक्शन है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा सर अलग ही सेक्शन है तो 41 रख दो ना नाम उसका, 40A क्यों रख रहे हो, 40B क्यों रख रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बोला जब एक्ट बनता है उसके बाद बार बार अमेंडमेंट करते रहते हैं। एक्ट जब बना था 40 के बाद 41 बन चुका था, बाद में सरकार को सूझा कुछ नया करते हैं फाइनेंस एक्ट में, तो अब उन्होंने जो चीज करनी है, एक तरीका तो यह 298 सेक्शन बन चुके हैं, 299 में जाकर बना दें, मगर एक सीक्वेंस में चलना चाहिए ना एक्ट, सेम चीज जो लिखी है वो सीक्वेंस में बनने चाहिए एक्ट। मैं आपको एक चीज आपकी बुक में यहां लिख दूं, एक आपकी बुक में लास्ट में लिख दूं तो बात नहीं बनेगी। तो अगर उनको बाद में कुछ ऐसा बोलना है जो 40-41 जैसा है तो वो बीच में एक नया सेक्शन डाल देते हैं, कहां पर क्या हो जाता है 40A। फिर और कुछ बोलना है तो क्या डाल देते हैं 40B। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 298 का मतलब ये नहीं है कि 298 सेक्शन ही है। मैं आपको बताऊंगा कुछ सेक्शन की सीरीज ऐसी है, एक नंबर और आगे सेक्शन अनेक है। मैं आपको जस्ट बता देता हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये सेक्शन बोलते हैं क्या है। सेक्शन 80 जो है ना, अगर आपको लगता है 80 एक ही है, 80 के अंदर पता है क्या है, 80C भी है, 80CCC भी है, 80CCD भी है, 80CCE भी है, 80D भी है, 80DD भी है, 80DDB भी है, 80E भी है, 80EE भी है, 80EEA भी है, 80EEB भी है, 80 फिर G है, 80GG है, 80GGA है, 80GGB है, 80I है, 80IA है, IB है, IC है, IAB है, IE है, फिर 80J है, 80JJ है, 80JJA है, 80JJAA है, 80RRB है, 80QQB है, 80U है। मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी सेक्शन बनते हैं। तो ये जो सेक्शंस मैंने सारे आपके, डोंट वरी सारे आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन मत लो, सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से भी वो क्या करते हैं, कई बार बना देते हैं जहां पर, अब ये सारे, ये मत बोलना ये एक ही सेक्शन के सब सेक्शंस या क्लॉजेस हैं, ये सारे सेक्शंस क्या हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। बट सर 81 ने क्या गुनाह किया था, अरे ये कुछ ना कुछ एक जैसा कुछ बोल रहे होंगे, तभी उन्होंने कहा 298 के बाद जाने की जगह इनको इसी रेंज में डाल दो। तो ये क्या कॉमन बोल रहे हैं वो बाद में बताऊंगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 298 सेक्शन का मतलब ये नहीं है। अच्छा, शेड्यूल का मतलब क्या होता है, एक्ट में शेड्यूल क्यों बनते हैं? अर्ली बैच वालों को तो बताया था मैंने जीएसटी के अंदर, जीएसटी में शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 होता है ना। शेड्यूल क्यों बनाते हैं? ताकि एक्ट बल्कि ना हो जाए। आप सबने कभी बचपन में प्रोजेक्ट किया होगा, साइंस प्रोजेक्ट, अकाउंट्स प्रोजेक्ट कुछ किया होगा, तो प्रोजेक्ट में कई बार आप वो करते हो ना, सोर्सेज लिखने हैं या कुछ और कैलकुलेशन दिखानी है, तो मेन प्रोजेक्ट में ना दिखा दे, क्या बना देते थे, एनेक्स्चर बना देते थे। आपने मान लो कोई कैलकुलेशन करी, उसको एक्सप्लेन करना है, अच्छा तुम, मैं तो गलत बच्चों से बात कर रहा हूं, इन्होंने तो 12वीं दी नहीं है, भूल जाता हूँ, सॉरी, भूल जाता हूँ यार, तुम वो वाले बैच हो जिन्होंने 12वीं दी नहीं है, तुमने तो क्या ही प्रोजेक्ट बनाया होगा फ्री के नंबर लेने वालों, तो बनाया था, फिर तो पता होना चाहिए ना तुम्हें। एनेक्स्चर बनाने होते हैं, ठीक है जी। एनेक्स्चर मान लो आपने बनाए, तो एनेक्स्चर का काम क्या होता है, ताकि आपका प्रोजेक्ट बल्कि ना हो जाए, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहां ना आ जाए, किसी को पता हो कि हाँ ये चीज देखनी है, इस चीज के बारे में और इंफॉर्मेशन देखनी है, तो कहां चले जाओ, एनेक्स्चर में चले जाओ। सिमिलरली एक्ट भी अपने आप को क्या करना चाहता है, बल्कि नहीं करना चाहता। तो एक्ट में कहीं पर भी कोई लिस्ट देनी है, कोई रेट्स बताने हैं, कुछ और बताना है कि हाँ भाई इन 6 तरह की चीजों पे ये सेम कॉमन रूल लगेगा, तो उनको वहां लिस्ट करने की जगह हम कहां ले जाते हैं, शेड्यूल में। तो ऐसे ही यहां पर शेड्यूल्स भी हैं। ईच सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, क्लॉजेस, एक्सप्लेनेशन एंड प्रोवाइजो। सबसेक्शन और क्लॉज का मतलब समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, सेक्शन में अगर कोई चीज पहले हमने मेन सेक्शन में बोली, फिर उसी के बारे में कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन देनी हो तो वहां पर कहां पे दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन में। और अगर मेन सेक्शन से कुछ उल्टा बोलना हो, में जहां पर भी आप पढ़ते हो ना एक्सेप्शंस किसी सेक्शन में, तो वो एक्सेप्शंस कहां दे रखी होती हैं, प्रोवाइजोस में, ठीक है जी। फिर एक्ट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, इनकम निकालने का सारा तरीका कहां होगा, एक्ट में। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकालने का तरीका भी एक्ट में है, वो मैं इसी चैप्टर में सिखा दूंगा। फिर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अभी मैंने बताया असेसमेंट 2 तरह की होती है। अच्छा, असेसमेंट होती क्या, अगर आपसे आज कोई पूछे व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट इज द प्रोसीजर जिससे एक पर्सन की इनकम निकाली जाती है ताकि उस पर क्या निकाला जा सके, टैक्स।
असेसमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जल्दी से बताओ कौन कौन सी, सेल्फ असेसमेंट या रेगुलर। सबसे पहले हर किसी को क्या करना पड़ता है, सेल्फ, और कुछ लिमिटेड लोगों की हम क्या कर देते हैं, रेगुलर। तो यहां पर एक बार अपने लिए लिख लो, असेसमेंट कैन बी सेल्फ असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट। रेगुलर असेसमेंट ऑल्दो हमारे सिलेबस में है नहीं, बट इसका जिक्र मैं थोड़ा बहुत करता रहूंगा बार बार। ठीक है, अभी अपील की बात करूंगा। अपील आपको पता है, अगर आपकी रेगुलर असेसमेंट के दौरान एओ ने आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया, आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आगे क्या करोगे, अपील में जाओगे। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन भी मैंने आपको बता दी। अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स कैन बी डन थ्रू एनुअल फाइनेंस एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ईच ईयर और थ्रू सेपरेट लेजिस्लेशन लाइक टैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। ठीक है जी। एनुअल फाइनेंस एक्ट, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर of the government introduces a finance bill in parliament's बजट सेशन। जैसे 1 फरवरी वाले दिन इस बार निर्मला सीतारामन ने क्या प्रेजेंट किया, फाइनेंस बिल 2022। इसे बिल क्यों बोल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट हुआ है। When finance bill is passed by both the houses of parliament and gets the assent of the president, it becomes the finance act. Amendments are made every year to income tax act and other tax laws by finance act। कल मैंने आपको दिखा दिया किस किस एक्ट में अमेंडमेंट कर रखी थी। फिर आया इनकम टैक्स रूल्स, रूल्स आर फ्रेम्ड बाय होम, द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वी कैन से सीबीडीटी। तो दोनों में और क्यों लिखा है मैंने बता दिया, क्योंकि सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है। ठीक है जी। फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, कैरिंग आउट का मतलब जहां जहां एक्ट ने कुछ पावर डेलीगेट करी होगी, उस डेलीगेटेड पावर को एक्सरसाइज करने के लिए हमने क्या बना दिया, रूल। तो यहां पर लिख सकते हो, रूल्स आर प्राइमरीली, जब बुक मिलेगी ना ये वापस लिख लेना, वहां पर पता चले यहीं पर लिखा रह गया। रूल्स आर प्राइमरीली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड आर मेंट टू फ्रेम लॉ फॉर दोज मैटर्स दैट हैव बीन डेलीगेटेड बाय एक्ट, that have been delegated by act। एक्ट ने जिन चीजों को डेलीगेट कर दिया वो हम कहां पे लिख देंगे, रूल्स में लिख देंगे। फिर अंडर इनकम टैक्स सीबीडीटी हैज मेड वेरियस रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रूल्स 1962। रूल्स कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। ओवरराइड का मतलब दे कैन नॉट बी इन कन्फ्लिक्ट। तो यहां पर एक चीज और लिख लो साइड में, इफ देयर इज कन्फ्लिक्ट। मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगा, इसलिए आपकी बुक के ऊपर और नीचे वाली मार्जिन मैंने अच्छी खासी रख रखी है, जो आपको बुक मिलेगी ऐसी, तो मैं लिखवाऊंगा बहुत सारा। इफ देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, कौन जीतेगा, एक्ट विल प्रिवेल, एक्ट विल प्रिवेल। अगर रूल्स और एक्ट में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कंफ्लिक्ट आ जाएगा तो रूल्स हार जाएंगे और एक्ट जीत जाएगा, क्योंकि एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, रूल्स बनाया गवर्नमेंट ने, और रूल्स आर अ फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आर इशूड बाय अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आप बोल सकते हो सीबीडीटी, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर अभी तो आपने बोला रूल्स बनाए जाते हैं, तो दोनों चीजें हो जाती हैं। कहीं पर भी अगर मान लो उन्होंने एक्ट में कुछ लिखा है, उस एक्ट के आगे वो रूल भी बना सकते हैं और नोटिफिकेशन भी। अब जिन बच्चों ने अर्ली बैच में जीएसटी अभी कवर कर लिया है, उनको याद आ रहा होगा, जीएसटी एक्ट जब जब कुछ डेलीगेट करता था, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट रूल बना देती थी, सीजीएसटी रूल्स, और कुछ चीजें उसने नोटिफिकेशन के से ही काम चला लिया था। नोटिफिकेशन 12 मई 2017, नोटिफिकेशन 13 मई 2017, नोटिफिकेशन 10 बाय 2019, बहुत सारी नोटिफिकेशन जीएसटी में पड़ी थी। तो कई बार किसी लॉ के अंदर नोटिफिकेशन से ही काम चला लेती है सरकार, बहुत सारी चीजें नोटिफिकेशन में लिख देती है, उसी को ही बार बार अमेंड करती रहती है। कई बार वो किस चीज के लिए क्या कर लेती है, रूल बना लेती है। CBDT is also empowered to make or amend rules by issuance of notification। नोटिफिकेशन कहां पर आती है, वैसे वो आपको पता ही है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऑफिशियल गजेट में लिख लो, यहां पर लिखना है तो दे आर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट।
दे आर पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गेजेट। आगे बढ़े, नेक्स्ट चीज है सर्कुलर्स या फिर क्लैरिफिकेशन। दे आर इश्यूड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और टू क्लैरिफाई द डाउट्स रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस। मेन चीज क्या है? क्लैरिफाई, दे ओनली क्लैरिफाई लॉ। These circulars are issued for the guidance of the officers and the assessees. The department is bound by the circulars. Department के सारे officers bound हैं. While such circulars are not binding on the assessee, they can take advantage of the beneficial circular. Clear है वाली चीज? आखिरी चीज, आखिरी सोर्स क्या है? केस लॉज। अब ये केस लॉ क्या बला होती है? अब यहां पर डिस्कस करते हैं अपील की बात। ठीक है जी, फिर से मैं वही एग्जांपल देता हूं। लेट से मैंने 1,30,000 रुपए का गिफ्ट रिसीव किया, मुझे गिफ्ट मिला कहीं से, हमारा प्रोविजन कहता है एनी गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 50,000 इज टैक्सेबल। मैंने अपनी रिटर्न में ओरिजिनली क्या किया? 80,000 दिखाया। ये मेरी हो गई सेल्फ असेसमेंट। इसके हिसाब से जो टैक्स बनता था मैंने पे कर दिया। ऑफिसर ने, असेसिंग ऑफिसर ने मुझे रेगुलर असेसमेंट का नोटिस भेजा। उसने मुझसे पूछा हाँ भाई क्या किया? मैंने कहा 80,000। उसने कहा ना, आई डोंट एग्री विद द इंटरप्रिटेशन एंड फॉर अ सेकंड लेट्स अज्यूम इसके ऊपर सीबीडीटी का कोई सर्कुलर नहीं है, कोई सीबीडीटी का सर्कुलर नहीं है। उसने यहां पर क्या कर दिया? 1,30,000 को टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, उसने 1,30,000 को टैक्सेबल किया तो उसने क्या किया होगा? जो भी डिफरेंशियल टैक्स बनता है वो ले लिया होगा, साथ साथ मेरे से जो इंटरेस्ट बन रहा है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आगे सीखेंगे। 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगता है, तो बेसिकली मोटा मोटा आप मान सकते हो कितना? 12% पर एनम का। और साथ साथ उसने क्या लगा दी? मुझ पे पेनल्टी लगा दी। ठीक है जी, तीन चीजें लगा दी उसने, इंटरेस्ट, पेनल्टी और डिफरेंशियल टैक्स। अब एक तरीका मैं मान जाऊं, दूसरा तरीका क्या है? क्या मैं ऑफिसर के अगेंस्ट जा सकता हूं? अगर ऑफिसर का ऑर्डर आखिरी ऑर्डर होता तो आप इमेजिन कर सकते हो इनकम टैक्स ऑफिसर कितनी चौड़ में घूम रहे होते। इनकम टैक्स ऑफिसर आगे, मतलब अभी भी चौड़ तो कम नहीं होती इनकम टैक्स ऑफिसर की, बट दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी। अगर वो फाइनल अथॉरिटी होते तो बड़ी दिक्कत आ जाती। अगर किसी को भी फाइनल अथॉरिटी दे दोगे देश के अंदर, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए हर देश के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अलावा एक तीसरा ऑर्गन होता है जो बचपन में बोला गया था, उन दोनों पे चेक रखता है। कौन? जुडिशरी। अगर आज एक लेजिस्लेचर एक ऐसा एक्ट पास कर देती है विच इज अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको ये कहना कि ये अल्ट्रा वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जुडिशरी की। सिमिलरली अगर आज एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम कर देती है विच इज अल्ट्रा वायर्स द लेजिस्लेचर, तो उस पर चेक रखने का काम किसका है? जुडिशरी। सिमिलरली अगर आप पीओ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए? अपील में जाना देना चाहिए। अच्छा जल्दी से बताओ, हमारे देश में कोर्ट कितने तरह के हैं? सुप्रीम कोर्ट कितने हैं देश में? सुप्रीम कोर्ट एक ही है, पूरे देश में एक है। बाई चांस है जहां हम बैठे हैं, हमारे ऐसे ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर दूर ही है सुप्रीम कोर्ट, बट है पूरे देश में एक ही। फिर आगे क्या आ जाएंगे? हाई कोर्ट। हर जगह का अलग अलग होता है, दिल्ली का हाई कोर्ट अलग, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का अलग है। अच्छा, कुछ स्टेट्स हाई कोर्ट शेयर करती हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का क्या है? एक ही हाई कोर्ट है। तो कुछ हाई कोर्ट स्टेट हाई कोर्ट शेयर करती हैं। मोर और लेस हर स्टेट का क्या होता है? अपना हाई कोर्ट। और तीसरी तरह के कोर्ट कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना, टैक्सेशन का कोई भी मैटर, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाता। टैक्सेशन का मैटर जाएगा तो हद से हद कहां जाएगा? हाई कोर्ट। और उसके बाद कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, इसका मतलब हमारी लड़ाई होगी, हम हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट क्या सिर्फ टैक्स के मैटर सुनता है या बाकी भी सुनता है? बाकी भी सुनता है। किसी की कोई अरेस्ट हो गया, उसकी बेल एप्लीकेशन कहां जाएगी? हाई कोर्ट। कुछ और हो गया तो क्या आ जाएगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो सारी चीजें सुनता है। हाई कोर्ट में सर हर केस जाने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब हाई कोर्ट में जाने से पहले इनकम टैक्स एक्ट ने ही 2 लेवल ऑफ अपील दे दिए। अगर आप पीओ के उससे सेटिस्फाइड नहीं हो और अपील करना चाहते हो तो पहली अपील, अगेन अपील वाला प्रोसीजर हमारे एग्जाम में नहीं है, सीए फाइनल में अपील्स का सारा चीज, बट मैं आपको सिर्फ आइडिया देना चाहता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट का। पहला लेवल होता है सीआईटी अपील्स। अभी सीआईटी का नाम लिया था मैंने पहले, क्या सीआईटी का मतलब क्या होता है? कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो सर ऑफिसर हो गया। अब यही अपील कैसे सुनेगा? क्योंकि कुछ ऑफिसर्स को हम क्या कर देते हैं, उसको कहते हैं तुम रेगुलर काम नहीं करोगे, तुम हाई लेवल ऑफिसर हो, तुम्हारा काम है बाकी ऑफिसर्स के एक्शन के अगेंस्ट अपील सुनना। जैसे क्लास में एक बच्चे को मॉनिटर बना देते थे, वैसे ही यहां पर इसको मॉनिटर बना दिया।
मतलब एक अलग कैटेगरी बना दी, होगा ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही, मगर ये रेगुलर लोगों की असेसमेंट नहीं करेगा। इसका काम असेसमेंट करना नहीं है, इसका काम है जो भी असेसमेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, जॉइंट कमिश्नर लेवल के लोगों ने करी है, उनकी पहली अपील जाएगी किसके पास? सीआईटी अपील्स। सर सीआईटी अपील्स में भी हार गया, उसने भी बोला 1,30,000, क्योंकि सीआईटी अपील अल्टीमेटली तो डिपार्टमेंट का बंदा है, तो ऐसा एक्यूज किया जाता है, वो अक्सर टैक्स पेयर्स को रिलीफ कम देते हैं, डिपार्टमेंट के फेवर में ज्यादा करते हैं। तो अगला लेवल क्या बनाया? अब हाईकोर्ट जाएं? नहीं, हमने बनाया एक और लेवल जिसका नाम है ITAT, इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल। ट्राइब्यूनल वर्ड कभी कहीं सुन रखा है पहले? कहां सुना था? जीएसटी में सुना था? जीएसटी वाले नहीं, वैसे कह रहा हूं, फाउंडेशन में। अच्छा, सुन लिया था कंपनी के अंदर। अच्छा चलो, बीसीके में भी शायद था कहीं, याद है? सेबी के डिस्कशन के अंदर सैट वर्ड आता था, SAT, सिक्योरिटीज एपेलेंट ट्राइब्यूनल। तो ये ट्राइब्यूनल क्या भला होती है? ट्राइब्यूनल एक तरह का आप बोल सकते हो क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। क्वाजाई मतलब प्योरली जुडिशियल बॉडी नहीं है, बट ऑलमोस्ट लाइक जुडिशियल बॉडी है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो टिपिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही होते हैं। तो हमने एक बॉडी बना दी जिसका नाम था इनकम टैक्स एपेलेंट ट्रिब्यूनल। अब इसमें बैठे उसी कैलिबर के लोग होंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही, बट ये मैटर सिर्फ किसके सुनेंगे? इनकम टैक्स के। तो ITT is a very good authority because people who have all the legal knowledge of interpretation, they are ready to listen to your matters and they will solely deal with income tax के मैटर। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि अब आपका 2-3 साल में वर्डिक्ट आ जाएगी। हाई कोर्ट चली जाती तो 20 साल ही लग जाते, और सुप्रीम कोर्ट तो ना ही पूछो। तो हमने कहा मेजर मैटर यहां पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, ITAT में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट, और लास्ट में कहां जाओगे? सुप्रीम। तो 4 लेवल ऑफ अपील है आपके पास, जल्दी से बोलो कौन कौन से? CIT अपील, ITAT, हाई कोर्ट और सुप्रीम। यही GST में अगर कन्वर्ट कर दूं, GST में क्या होता है? कमिश्नर अपील्स। अगली चीज ITAT नहीं होती, वहां पे GST ट्राइब्यूनल हो जाता है। फिर अगला लेवल क्या हो जाता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में जजमेंट पास करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 80,000 टैक्सेबल होगा, 50,000 माइनस करना है। लेट अस सपोज, आई एम नॉट टेलिंग यू द लॉ राइट नाउ, लॉ बाद में पढ़ लेंगे, सिर्फ इसको मैं एक एग्जांपल की तरह यूज कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दे दी, उसने कहा 1,30,000 का गिफ्ट मिला है तो सिर्फ 80,000 टैक्सेबल होगा। सवाल सुनो, ये जजमेंट से मुझे फायदा हुआ, क्या ये जजमेंट का फायदा आप भी ले सकते हो या नहीं ले सकते? The question is, if the judgment is passed by Supreme Court in case of a particular person, will that judgment be applicable only on that applicant, only on that litigant, या it can be by any person जिसके facts of case मेरे जैसे हो? अगर आपको भी गिफ्ट मिला 5 लाख का और आप 4.5 लाख दिखाना चाहते हो, क्या मेरी जजमेंट का फायदा ले सकते हो? यस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी एक लॉ का साधन हो गया या नहीं हो गया? जुडिशरी कैन नॉट मेक लॉ, याद रखना। बहुत सारे लेमैन सोचते हैं कोर्ट लॉ बना भी सकता है, कोर्ट लॉ बना नहीं सकता। कोर्ट सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है और हद से अधिक ये देख सकता है वो लॉ अल्ट्रा वाइज द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। कोर्ट उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट को आज आप कहो कोर्ट के अंदर बहुत समय तक एक वो लड़ाई लड़ते रहे, सेम जेंडर की मैरिज, जो आप होमोसेक्सुअल्स का बोलो, उनका बहुत बड़ा लड़ाई चली लीगल। बहुत समय तक कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट ये नहीं कहता था कि कोर्ट मैं ये कहता कि मैं गलत मान रहा हूं होमोसेक्सुअलिटी को। कोर्ट कहता था भाई मेरा काम नहीं है लॉ बनाना, अपने पार्लियामेंटेरियंस को बोलो, वो लॉ बना देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट सिर्फ ये चेक कर रहा था क्या ये आपका अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। और लास्ट में जो जजमेंट आई उनके फेवर में, वो जजमेंट ये नहीं कहती ये सेक्शन क्या कहते हैं, मैं कोर्ट ये कह रही है हम ये सेक्शन ये लिख रहे हैं। कोर्ट कह रही है ये जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का सेक्शन कौन सा था, जिसको 377 था या कौन सा था, 377, जो आईपीसी का 377 था, जो होमोसेक्सुअलिटी को एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस बोल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इट इज अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी फंडामेंटल राइट थी उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो कोर्ट कभी भी लॉ बना नहीं सकता। कोर्ट क्या बता सकता है? लॉ की इंटरप्रिटेशन, या लॉ वैलिड है या नहीं है, अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज होंगे दे आर नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ। मतलब इस कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो नया बता देगा, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन करेगा, बट कई बार वो इंटरप्रिटेशन की वजह से उस सेक्शन के मायने बदल जाते हैं, उस सेक्शन को पूरा बदलने का तरीका ही, पढ़ने का तरीका ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या
एक पर्सन जो टैक्स का स्टूडेंट है, एक पर्सन जो टैक्स का प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिशनर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के भी केसेस पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए? यस। उससे उसको कोई नया सेक्शन नहीं पता लगेगा, उसको एग्जिस्टिंग सेक्शंस को पढ़ने का तरीका पता लगेगा। ठीक है जी। अच्छा, डाउट आया, सीआईटी के बाद ए का मतलब क्या है? अपील। क्लास के मॉनिटर को टैग मिलता था ना, इसको ए मिल गया। ठीक है, सीआईटी ब्रैकेट में ए मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, ये वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है जो अपील्स में जाएगा। अच्छा, हाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पूरे देश में एप्लीकेबल होती है। तो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे को जजमेंट मिली, आप केरला बैठे हो, तमिलनाडु बैठे हो, महाराष्ट्र बैठे हो, जजमेंट फॉलो कर सकते हो। अच्छा, यही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की जगह दिल्ली हाई कोर्ट का होता, अगर दिल्ली में आपके ऑफिसर्स पे बाउंड होता, आप दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर लेके जाके दिल्ली अपने ऑफिसर को दिखा सकते थे दिल्ली में अगर हो तो। मगर आप रहते हो हरियाणा के अंदर, आपने दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर लिया, आपने अपने हरियाणा वाले ऑफिसर को कहा देखो दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला है, 50,000 लेस करना है, तुम पूरा टैक्सेबल कर रहे हो। ऑफिसर क्या बाउंड है उस ऑर्डर से या नहीं? तो ऑर्डर जो होते हैं ना, केस लॉ भी होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वो ऑर्डर्स जिनका बाइंडिंग इफेक्ट होता है, और दूसरे होते हैं जिनका परसुएसिव इफेक्ट होता है। परसुएसिव इफेक्ट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ का हमेशा क्या होता है? बाइंडिंग इफेक्ट। हाई कोर्ट की जजमेंट का उस सेम स्टेट में, जिस स्टेट की वो हाई कोर्ट है, वहां पे बाइंडिंग होता है, मगर बाकी स्टेट में क्या होता है? परसुएसिव। सर परसुएसिव का मतलब क्या है? कि मैं आपको विद, अच्छा कोर्ट क्या जब ऑर्डर देता होगा, अपनी कोई रीजनिंग देता होगा या नहीं देता होगा? रीजनिंग देता होगा। तो वो रीजनिंग आपको पर ऑफिसर को परसुएड करने में, परसुएड मतलब अपनी बात मानने में हेल्प कर सकती है। तो इट हैज ए परसुएसिव इफेक्ट बट इट डज नॉट हैव अ बाइंडिंग इफेक्ट। सिंपल सी बात है। आप इस समय मेरी क्लास में बैठे हो, मेरी क्लास के अंदर एक बच्चा खड़े होकर नाचने लग गया, तो मैं उसको रोक सकता हूं। मैं कहूंगा मेरी क्लास है, वो है ना शाहरुख खान का डायलॉग, हर टीम में एक गुंडा हो सकता है और यहाँ के गुंडे हम हैं। तो मैं उसको डायलॉग मार सकता हूँ शाहरुख खान वाला, हर क्लास में एक गुंडा हो सकता है, यहाँ के गुंडे हम हैं, क्योंकि अपनी क्लास में बैठा हूं। अच्छा, वो बच्चा यहां पर नाच रहा था, मैंने रोक लिया, वो एकेडमी के बाहर जाके नाच रहा है, सड़क पे बाहर गए, वो नाचे जा रहा है, पूरा बैंड लगा है। अब मैं क्या कहूंगा उसको? मैं उसको रोक सकता हूं? नहीं। जाते जाते उसको बोल दूंगा भाई अच्छा नहीं लग रहा नाचते हुए, तू मत नाच। बाकी फ्री एडवाइस है, लेनी है तो ले, वरना मत ले, नाचता रहे। नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अकेडमी, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दिस अकेडमी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर यू। जो करना है करो, मैं तुम्हें परसुएड कर सकता हूं, तुम्हें बाउंड नहीं कर सकता। तो वही चीज है बाइंडिंग इफेक्ट, जब आपको मानना ही पड़ेगा। परसुएसिव इफेक्ट जब आप बाउंड नहीं हो। हां, एक बंदा आपको विद रीजनिंग कह रहा है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, वो आप परसुएड हो गए तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं। तो आमतौर पे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किसके केसेस ज्यादा रेलेवेंट होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। हाई कोर्ट के केसेस भी पढ़ने चाहिए, बट वो बाउंड नहीं होते, तो दे ओनली हेल्प यू मेक आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द ऑफिसर, ताकि आपको आर्ग्यूमेंट्स मिलने में हेल्प मिले। मगर ऑफिसर वो मानेगा या नहीं मानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है जी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पार्लियामेंट टू कंसीव, कंसीव मतलब सोचना, एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल इश्यूज दैट में अराइज इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। पार्लियामेंट जितनी भी अच्छी हो, वो कभी भी एक एक्ट को बनाते समय ऐसा एक्ट नहीं बना सकती जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। There is always scope for double interpretation. Hence, the judiciary will hear the disputes between the assessee and the department and give decision on various issues. The Supreme Court is the apex court of the country, and the law laid down by Supreme Court is the law of the land. The decisions given by various high courts will apply in the respective states in which high courts have jurisdiction. ठीक है जी। अब what to study for May 22 हटा देते हैं, नवंबर 22 एग्जाम। क्या क्या पढ़ना है हमें? हमारे सिलेबस में क्या है सर? मुद्दे की बात करो। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ाई दिया, एंट्री 82, बात खत्म। अगली चीज, इनकम टैक्स एक्ट हमारे सिलेबस में है, पूरे के पूरे सारे सेक्शन या लिमिटेड? लिमिटेड। तो पहली चीज व्हाट टू स्टडी हमारे सिलेबस में क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, और ब्रैकेट में लिख लेना ओनली दो सेक्शंस, only those sections that are prescribed by ICI in syllabus। जब आपको बुक मिलेगी, बुक के पहले पेज पर ICI का सिलेबस हूबहू प्रिंटेड होगा, तो दैट इज आवर स्कोप ऑफ स्टडी। सीए फाइनल में, जस्ट टू गिव यू नॉलेज, इनकम टैक्स का पूरा 100 नंबर का पेपर आता है,
मैंने आपको बोला था टोटल 1600 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का तो अभी दे रहे हो। सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स का एक पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स का अपना पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, और सीए फाइनल में ना एक ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब 5 ऑप्शन मिलते हैं, पेपर नंबर 5 होता है सेकंड ग्रुप का पहला पेपर, ऑप्शनल पेपर है, 5 में से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। अगर आपने वहां पर भी इंटरनेशनल टैक्सेशन चुन लिया तो 300 मार्क्स का पेपर, और अगर वहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन की जगह कुछ और चुन लिया तो फिर 200 मार्क्स का। तो टोटल 1600 हो सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। अगर आपने वो पेपर सिलेक्टिव इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं सुना तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत सारे बच्चे चुनते हैं क्योंकि उसका सिलेबस ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द फैक्ट दैट 100 नंबर का पेपर है। तो इनकम टैक्स की कुछ सेक्शन जो इंटरनेशनल टैक्सेशन को डील करते हैं, उन्होंने एक नया सब्जेक्ट बना दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं इतना सारा तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा और पढ़ के अगर एक पूरा सब्जेक्ट और कवर हो रहा है, तो मोस्टली बच्चे प्रैक्टिकली मैंने देखे इंटरनेशनल टैक्सेशन ले लेते हैं। वो हेल्प भी कर देती है, कल को उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकती है, कल को अगर आपके लिए स्कोप भी खुल गया। तो अगर आप लेते हो 3 टैक्स के पेपर आपके सीए फाइनल पे होंगे, इंटर लेवल पे तो सिर्फ एक ही पेपर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, क्या हमारे पे फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? यस, अप टू व्हाट? अमेंडमेंट्स अप टू फाइनेंस एक्ट 2021। थर्ड चीज, क्या हमारे पे रूल्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? यस, इनकम टैक्स रूल्स। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट पूरा एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या इनकम टैक्स रूल्स पूरे एप्लीकेबल होंगे? नहीं, ओनली दोज दैट आर रिलेटेड टू अबव सेक्शंस। जो ऊपर दिए गए सेक्शंस के अंदर हैं, उन्हीं से रिलेटेड रूल्स को हम क्या करेंगे, यहां पे पढ़ेंगे। फिर क्या सर्कुलर हमारे सिलेबस में है? यस, सर्कुलर्स भी हमारे सिलेबस में है, बट सारे सर्कुलर हमारे सिलेबस में नहीं है। ओनली दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीएआई इन सिलेबस। अगर सारे के सारे सर्कुलर सिलेबस में होते ना, बड़ी दिक्कत आ जाती। सर्कुलर तो 1 महीने के अंदर 5-6 आ जाते हैं। तो आईसीएआई को जो सर्कुलर ठीक लगते हैं वो आपकी स्टडी मटेरियल में या स्टैट्यूटरी अपडेट में आरटीपी के अंदर दे देता है। ये काम हमारा है, पता करना कौन सा सर्कुलर आया कौन सा नहीं। मैं तो सारे A to Z सारे सर्कुलर पढ़ता हूं, जीएसटी के भी, इनकम टैक्स के भी पढ़ता हूं। तो उसमें से जो एप्लीकेबल कर देता है आईसीएआई, वो आपको बुक में पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है जी। लास्ट चीज, क्या सर केस लॉ भी हमारे सिलेबस में है? अब यहां पर आईसीआई ने क्या कहा, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, क्या करोगे केस लॉ पढ़ के? अभी तो टैक्स ही नहीं आता। जब टैक्स सेक्शन नहीं आता, उसकी ऊपर इंटरप्रिटेशन इशू, उसके ऊपर लड़ाई, और लड़ाई के बाद जो जजमेंट आएगी वो तुम रहने दो, तो तुम्हारे लेवल पे केस लॉ नहीं आएंगे। फाइनल पे एक सबसे बड़ी चीज बदल जाएगी, आप गेस कर सकते हो क्या बदल जाएगी? फाइनल में जब डीटी का पेपर होगा तो उसमें क्या केस लॉ भी आएंगे? यस, वहां पर 15 या 20 केस लॉ की एक बुकलेट निकालता है आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले। वो केस लॉ आपको पढ़ने पड़ते हैं। सिमिलरली जीएसटी में भी जो केस लॉज आ रहे हैं, वो एक बुकलेट निकालता है जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो फाइनल में केस लॉज भी आते हैं, अगेन सारे नहीं जो आईसीआई देता है, मगर आपके लेवल पे वो कह रहा है अभी तुम केस लॉ नहीं पढ़ पाओगे, तुम रहने दो। मगर इनकम टैक्स में एटलीस्ट, जीएसटी में तो एक भी केस लॉ का जिक्र नहीं आएगा, इनकम टैक्स में एटलीस्ट कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। ओनली लैंडमार्क जजमेंट्स। लैंडमार्क जजमेंट्स का मतलब क्या हुआ? कोई जजमेंट को हम लैंडमार्क जजमेंट कब बोलते हैं? कोई ऐसी जजमेंट जिसने किसी सेक्शन को पढ़ने का पूरी तरह से तरीका ही बदल दिया हो, उसे जजमेंट क्या क्या बोलते हैं? लैंडमार्क जजमेंट। कुछ रेगुलर जजमेंट आती रहती है, कुछ ऐसी जजमेंट है जो ऑल टुगेदर कुछ नया बता के चली जाती हैं। तो ऐसी टोटल 3 या 4 जजमेंट्स आएंगी जो हमें पढ़नी होंगी, बस उनको लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना है। अदरवाइज ये एक ऐसा पॉइंट है विच डिफरेंशिएट सीए इंटर और सीए फाइनल की टफनेस लेवल को। आप कई बार सोचते हो सारा कुछ तो इंटर लेवल में पढ़ा दिया, फाइनल में क्या पढ़ाएंगे? फाइनल में इसी चीज को बढ़ाकर क्या कर देंगे, आपको डिस्प्यूटेड टॉपिक में पढ़ाना शुरू कर देंगे, केस लॉ में भी ले जाएंगे। आखिरी चीज ब्रेक दे दूंगा। अब मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि आपका इनकम टैक्स का सिलेबस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हूबहू सेम होता है, जबकि जीएसटी में देयर आर चांसेस 30 अप्रैल तक कोई अमेंडमेंट आ जाएगी। ऐसा मैंने क्यों बोला था, अब मैं लीगली जस्टिफाई करता हूं। इनकम टैक्स में मेजॉरिटी चीजें कहां लिखी हैं? एक्ट में लिखी है।
इनकम टैक्स इस तरह से बनाया गया है, मेजॉरिटी चीजें पार्लियामेंट ने अपने हाथ में रख रखी हैं, तो मेजॉरिटी चीजें कहां पे लिखी हुई हैं? एक्ट में लिखी हैं। बहुत कम चीजें हैं जो कहां दे रखी हैं? रूल्स में दे रखी हैं, और दे भी रखी हैं तो वो ज्यादा अमेंड नहीं होती हैं। हाँ, सर्कुलर आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, हाँ नोटिफिकेशन आती रहती हैं, बट वो रेयरली एप्लीकेबल होती हैं। तो आज मैं आपको गारंटी से क्यों कह रहा हूं कि नवंबर 22 वाला पेपर मुझे पता है, 30 अप्रैल अभी आया नहीं, बट मैं कह रहा हूं आपकी बुक 99.9% वही होएगी जो मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आई नो व्हाट इज रिटन इन द इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड अप टू फाइनेंस एक्ट 2021। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और वे 0.01% की पॉसिबिलिटी क्यों रखी? देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर में बी अ सर्कुलर इशूड अप टू 30 अप्रैल। सर्कुलर रोज आ सकते हैं, सीबीडीटी दे रहा है। देयर में बी अ चेंज इन द रूल विच इज डन बाय गवर्नमेंट अप टू 30 अप्रैल। एंड अगर वो रूल हमारे सिलेबस के अंदर है और अगर वो सर्कुलर आईसीआई को पसंद आ गया, तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी 0.01% की कि 30 अप्रैल तक कुछ अमेंड हो जाए। अदरवाइज इनकम टैक्स में, बिकॉज मेजॉरिटी थिंग्स आर गिवन इन द एक्ट, दैट इज व्हाई आई सेड मई 22 और नवंबर 22 वाले अटेम्प्ट में इनकम टैक्स क्या होता है? सेम। पूरी तरह से सेम नहीं होता, थोड़ा सा चेंज आ सकता है, सब्जेक्ट टू सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, जो बहुत रेयरली आती हैं। ठीक है जी। जीएसटी में हालात अलग है। जीएसटी में अगर मैंने 1 जनवरी 2022 तक का भी अभी अर्ली बैच में पढ़ाया, तो भी मैंने जीएसटी में बोला 4 महीने में अमेंडमेंट आ सकती है। ऑब्वियसली वो भी ज्यादा नहीं होंगी, 3 4 5 होंगी। जीएसटी में ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जीएसटी लॉ की बनावट इस तरह से है, वहां पर एक्ट में कम लिखा है, रूल्स और नोटिफिकेशंस में ज्यादा लिखा है। तो वहां पे जो मेजॉरिटी चीजें लिखी हैं, क्योंकि वो लिखी रूल्स और नोटिफिकेशन में है, तो उनकी अमेंडमेंट कभी भी आ सकती हैं। यस, तो 30 अप्रैल से पहले मुझे भी नहीं पता सरकार क्या करने वाली है। आई कांट प्रेडिक्ट। जो 30 अप्रैल वाले दिन स्टेटस होता है, उस स्टेटस के हिसाब से आपको लास्ट में बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये 3 अमेंडमेंट हमसे रह गई थी बैच के अंदर, ये पढ़ा दी जाएंगी। आईसीआई आपको थोड़ा लेट बताता है, हम पहले बता देते हैं। आईसीआई अपना जो स्टैट्यूटरी अपडेट निकालेगा, वो निकालेगा अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में। मैं आपको उससे पहले बता देता हूं। तो ठीक है, तो ये रीजन था जिसकी वजह से मैंने बोला था इनकम टैक्स इतना ज्यादा चेंज नहीं होता, जीएसटी चेंज होता रहता है। सोर्सेज दोनों के सेम है, उनकी बनावट का तरीका है जो डिफरेंट है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम हुआ है 12:55, हम आएंगे 1:10। ठीक है जी।